ओके चलो, शैल वी प्रोसीड विद दिस? ठीक है, ध्यान देते हैं अब यहाँ पे। नाउ we are going to derive the equation for the energy, power and intensity of a wave। ठीक है, यहाँ पे देख लो थर्ड बेंच, क्या लिख रहे हो? होमवर्क हो गया पक्का? ठीक है, ओके लुक। So over here we are going to derive the equation for the energy, power and the intensity of a wave। ठीक है, ध्यान देते हैं अब यहाँ पे। ठीक है, ये वाला पार्ट हम लोग आज कंटिन्यू करने वाले हैं, वेयर वी आर गोइंग टू चेक द टू बेसिक फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। कौन से दो तरीके के एनर्जी होते हैं? दो ही होते हैं। कौन से होते हैं? काइनेटिक एनर्जी एंड दूसरा क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी। पक्का ये लॉजिक क्लियर है? उसको हम लोग इक्वेशन डिराइव करेंगे, बट एनर्जी जनरली इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। हम लोग को इंपॉर्टेंट होता है दो चीजें, द फर्स्ट इज द पावर एंड द सेकंड वन इज द इंटेंसिटी। ठीक है, इसके ऊपर बेस हम लोग चीजें यहाँ पे डिराइव करते हैं। ठीक है, ओके। सो ओवर हियर व्हेनेवर आई कंसिडर द काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्मूला क्या होता है? पहले मुझे वो बता दो, क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। पक्का ये लॉजिक क्लियर है? ठीक है, सो सबसे पहले हम लोग को वेलोसिटी लेके आना पड़ेगा। वेलोसिटी किसका लेके आना पड़ेगा? पार्टिकल का, करेक्ट। देन दैट्स हाउ वी विल कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी एंड सो ऑन। ठीक है, बट बिफोर वी प्रोसीड इनटू दिस, ठीक है, यू कैन रीड दिस। ठीक है, लुक हियर, ओके एवरीवन लुक हियर नाउ। ठीक है, चलो शैल वी प्रोसीड विद दिस? ठीक है, तो सबसे पहली चीज अभी हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करने वाले, पेन नीचे रख देना। वन इंपॉर्टेंट थिंग इज बिफोर वी प्रोसीड विद दिस पार्ट, डेरिवेशन इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, डेरिवेशन बहुत ज्यादा लेंदी है। ठीक है, इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है डेरिवेशन। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग जो भी यहाँ पे डिराइव करने वाले हैं, ठीक है, फाइनल फॉर्मूला जो आएगा वो इंपॉर्टेंट है, और फाइनल फॉर्मूला में भी प्रोपोर्शनैलिटी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सीधा सीधा जनरली फाइनल फॉर्मूला आपको नहीं पूछते। ठीक है, प्रोपोर्शनैलिटी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रोपोर्शनल कैसे है, पावर कैसे प्रोपोर्शनल है, काइनेटिक एनर्जी कैसे प्रोपोर्शनल है, ठीक है, टोटल एनर्जी कैसे प्रोपोर्शनल है एंड सो ऑन। बस उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एक्चुअल फॉर्मूला आपको इंपॉर्टेंट नहीं है। और सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज ये जो डेरिवेशन है, ये जो डेरिवेशन है, दिस डेरिवेशन इज मोस्टली कंप्लीटली मैथमेटिकल। ठीक है, तो आपको मैथमेटिकल पार्ट थोड़ा सा आपको ट्रिको वगैरह आ जाना चाहिए। ठीक है, जो आपको आता है आया ना, समझेगा अभी। ठीक है, लुक एवरीवन लुक नाउ। ठीक है, तो सबसे पहले चीज एवरीवन लुक नाउ, सबसे पहले चीज वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ अ वेव। ठीक है, एनर्जी ऑफ द वेव में सबसे पहले चीज हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करने वाले हैं द काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, द काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट लेंथ। ठीक है, पेन नीचे रख देना, लिखना मत यहाँ पे देख लो, पेन नीचे रख दो। अब यहाँ पे देख लेते हैं, सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट लेंथ है, ये हम लोग ने क्यों यूज किया, हम लोग आगे धीरे धीरे देखेंगे। ठीक है, मुझे एकदम सिंपल सा एक चीज बताओ कि यहाँ पे व्हेनेवर आई ड्रॉ अ वेव, ठीक है, ध्यान से देखना अब यहाँ पे। ठीक है, इफ आई ड्रॉ अ वेव ओवर हियर, अ वेव, द शेप ऑफ द वेव विल लुक समवट लाइक दिस। पक्का ये लॉजिक क्लियर है? मुझे बताना यहाँ पे वेव में हर एक पार्टिकल सेम टाइम पे सेम पोजीशन पे है क्या? नहीं, मतलब क्या, कोई कोई पार्टिकल मीन पोजीशन पे, कोई कोई पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पे, और कोई कोई पार्टिकल उसके बीच में है। पक्का? तो हर एक बॉडी का, हर एक पार्टिकल का वेव में काइनेटिक एनर्जी एट अ गिवन टाइम विल इट बी सेम और विल इट बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पार्टिकल्स? डिफरेंट फॉर डिफरेंट पार्टिकल्स, अलग अलग पार्टिकल क्या? हाँ, तो वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगा। मुझे बताओ कि यहाँ पे पोजीशन अलग है तो वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगा, करेक्ट है? अगर वेलोसिटी चेंज होगा, क्योंकि ये बॉडी एसएचएम परफॉर्म कर रहा है, तो अगर वेलोसिटी चेंज होगा तो मुझे सिंपल से एक आंसर करो कि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगा या अलग अलग रहेगा? अलग अलग पार्टिकल का अलग अलग रहेगा। इसमें से कोई भी एक रैंडम पार्टिकल में उठाता हूँ। ठीक है, एक रैंडम पार्टिकल में उठाता हूँ। ठीक है, लेट अस से द पार्टिकल इज सिचुएटेड ओवर हियर। मान लेते हैं दिस इज द वेलोसिटी दैट इज डेवलप्ड ऑन अ स्ट्रिंग। ठीक है, ध्यान से देख लो, दिस इज द वेलोसिटी दैट इज डेवलप्ड ऑन अ स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग के लिए हम लोग ने एक छोटा सा मास ले लिया था। क्या मास ले लिया था हम लोग ने? dm। ये मास कहीं पे भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि यहाँ पे ही रहेगा, टॉप में भी रह सकता है, सेंटर पे भी रह सकता है, मीन पे भी, कहीं पे भी आर्बिट्री पोजीशन पे रह सकता है। मुझे बताना ये पार्टिकल का वाई एक्सिस का पोजीशन का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब जनरल इक्वेशन ऑफ द वेव क्या होता है? ए साइन, आगे क्या आ जाएगा? स्मॉल टी बाय कैपिटल टी माइनस क्या? एक्स बाय लैम्बडा। पक्का यही फॉर्मूला होता है, करेक्ट है? कोई भी आप जनरल इक्वेशन लो, अगर जनरल इक्वेशन लोगे तो आगे क्या आएगा? प्लस फाई नॉट, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, लास्ट में कैंसिल ही होने वाला है, आप देखोगे आगे जाके। बट बिफोर यू गो इनटू दैट थिंग, ये लॉजिक सबको समझ में आ गया? ठीक है, ओके। सो इफ आई कंसिडर वाई, वाई इज द व्हाट? वाई इज व्हाट? क्या? डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल या वेव? पार्टिकल, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है ना, करेक्ट है? मुझे बताओ अगर इससे मुझे वेलोसिटी चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। बट डिफरेंशिएशन में पूरा करूंगा या पार्शियल डेरिवेटिव ले लूंगा? पार्शियल डेरिवेटिव। क्यों? क्योंकि राइट हैंड साइड में कितने वेरिएबल दिखाई दे रहे हैं आपको? दो। कौन से है वो दो वेरिएबल? लास्ट टाइम का हम लोग रिवाइज कर रहे हैं, एक तो टी और एक दूसरा क्या है? एक्स। तो मुझे बताओ कि यहाँ पे
यहाँ पे अगर मुझे वेलोसिटी चाहिए तो मैं डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्टिव करूँ, टी के रिस्पेक्टिव या एक्स के रिस्पेक्टिव? t. Excellent. Dou y by dou t will give me the velocity of the particle which will be given as a into sin into यहाँ पे आ जाएगा 2 pi by capital T into sin का क्या होने वाला है cos 2 pi small t by capital T। अंदर का पार्ट क्या रहेगा यहाँ पे सेम, ठीक है, which is equal to Vp of the particle will be equal to क्या आ जाएगा a ओमेगा लिख दो into cos। यहाँ तक तो हम लोग ने लास्ट टाइम भी किया था 2 pi small t by capital T माइनस एक्स बाय लैम्बडा। पक्का काइनेटिक एनर्जी लेके आ जाते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्मॉल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, ठीक है, इज इक्वल टू ये छोटे से पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी क्या आएगा हाफ इनटू डीएम इनटू क्या आ जाएगा वीपी का स्क्वायर। पक्का तो स्मॉल काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू यहाँ पे आने वाला है, कैन आई राइट दिस पार्ट एज हाफ इनटू, नाउ दिस पार्ट इज इंटरेस्टिंग, ठीक है, कैन आई राइट दिस पार्ट एज, ठीक है, या डो वाई बाय डो काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे छोटे से पार्ट में मुझे बताओ डीएम को हम लोगों ने कुछ तो एक चीज लिखा था, एक्सेलेंट, डीएम बाय डीएक्स खुद क्या हो जाता है, म्यू लिखते हैं हम लोग जनरली, या विच इज इक्वल टू एम डिवाइडेड बाय एल, ये हम लोग यूज नहीं करेंगे, पहले इस पे ध्यान देते हैं। डीएम को मैं क्या लिख दूं, म्यू डी एक्स। पक्का तो मैं यहाँ पे म्यू डी एक्स लिख देता हूँ, ठीक है, म्यू डी एक्स या डेल्टा एक्स विल बी इक्वल टू, इसका स्क्वायर हो जाएगा तो क्या होने वाला है यहाँ पे ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 पाई स्मॉल टी बाई कैपिटल टी माइनस एक्स बाय लैम्बडा। अंदर का पार्ट सेम ही है, तो डो ऑफ द काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट लेंथ will be equal to dou y by dou x, this is kinetic energy per unit length will be equal to half mu into क्या आ जाएगा a square omega square cos square 2 pi small t by capital T minus क्या x divided by lambda। पक्का ये लॉजिक क्लियर है सबको, ठीक है, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट लेंथ, ठीक है, बट इसमें हम लोग को इतना खास इंटरेस्ट नहीं है, वी आर इंटरेस्टेड इन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट टाइम। एनर्जी पर यूनिट टाइम खुद क्या होता है, पावर। एक्सीलेंट, पावर ड्यू टू ओनली, अभी तक मैंने क्या कैलकुलेट किया है, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, पावर ओनली ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी का ये फॉर्मूला रहेगा, ठीक है, देखते हैं हम लोग वो चीज का, बट फर्स्ट ऑफ ऑल कॉपी डाउन दिस थिंग। आई होप सो एवरीवन इज अनविथ दिस, ठीक है। अभी यहाँ पे हम लोग देखेंगे यहाँ काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट लेंथ जो इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं था। द नेक्स्ट पार्ट दैट आई एम गोइंग टू चेक इज द काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट टाइम, जिसको हम लोग और एक चीज क्या बोलते हैं, व्हेनेवर एनीथिंग इज डिवाइडेड बाय टाइम उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेट, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट मुझे खुद क्या देगा, वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मुझे क्या देगा, एक्सेलरेशन। सो बेसिकली द रेट मींस एनीथिंग दैट इज डिफरेंशिएटेड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, ध्यान देते हैं अब यहाँ पे, ठीक है। सो ओवर हियर अभी देखना डेल्टा के का यहाँ पे फॉर्मूला क्या था, अभी इंटरेस्टिंग पार्ट है, डेल्टा के का खुद का फॉर्मूला क्या था, पे नीचे रख देना। सो डेल्टा के वाज इक्वल टू क्या था, हाफ इंटू म्यू इंटू क्या था आगे, ए स्क्वायर, देख लो ना, देख लो क्या आ गया, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 पाई स्मॉल टी बाई कैपिटल टी माइनस क्या एक्स बाई लैम्बडा। पक्का इंटू डेल्टा एक्स। पक्का ओके, ध्यान देता यार, ओके। अब हम लोग डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट टू करेंगे, टाइम। सो डेल्टा के डिवाइडेड बाय डेल्टा टी विल बी इक्वल टू हाफ इंटू म्यू इंटू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, बाकी की चीजें वैसे की वैसे ही रहने वाली है। इंटरेस्टिंग थिंग ओवर हियर इज टी बाई टी माइनस एक्स बाई लैम्बडा इंटू क्या आ जाएगा यहाँ पे, डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। पक्का ये क्या देगा मुझे, किसका, वेव का या पार्टिकल का, वेव का। एक्सीलेंट, क्योंकि वेव किस में ट्रैवल कर रहा है, एक्स, और पार्टिकल किस में वाइब्रेट कर रहा है, तो मैंने डिफरेंशिएट एक्स को किया है या वाई को किया है, एक्स, तो मतलब बेसिकली मैं वेलोसिटी किसका कैलकुलेट कर रहा हूँ, वेव का या पार्टिकल का, वेव का। पक्का ये क्लियर है। और वेव का वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है या वेरिएबल रहता है, कांस्टेंट। कैन आई राइट दिस एज वन मोर थिंग, एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम को मैं खुद पावर लिख सकता हूँ, बट ये टोटल पावर नहीं है, ये सिर्फ पावर किसके वजह से कैलकुलेट किया मैंने, काइनेटिक एनर्जी। टेक्निकली ऐसे अलग अलग पावर नहीं कैलकुलेट करते, हम लोग टोटल वर्क डन करके ही उसको कैलकुलेट करते हैं, बट फिलहाल के लिए यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। तो द पावर ड्यू टू द काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू, यहाँ पे फटाफट यहाँ पे देख लेंगे क्या आ जाएगा फॉर्मूला, हाफ म्यू डो एक्स बाय डो वाई खुद क्या देगा, वेलोसिटी ऑफ द वेव, वी लिख देता हूं मैं, ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर इंटू 2 पाई इंटू क्या आ जाएगा यहाँ पे, स्मॉल टी बाई कैपिटल टी माइनस क्या आ जाएगा यहाँ पे, एक्स बाई लैम्बडा। पक्का ये लॉजिक क्लियर है, ठीक है, इंटू ए स्क्वायर, ठीक है, इंटू ए स्क्वायर, ठीक है, सॉरी इंटू ए स्क्वायर। पक्का यहाँ पे लॉजिक क्लियर है सबको, ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है, ओके। सो दिस इज द पावर डेवलप्ड ड्यू टू क्या आ जाएगा यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। इसको हम लोग और एक फॉर्मेट में लिखेंगे, बट बिफोर यू गो इनटू दैट पार्ट,
लेट अस कैलकुलेट, ये समझ में आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे बताना, व्हेनेवर द बॉडी परफॉर्म्स एसएचएम, तो मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होता है या मैक्सिमम होता है? मैक्सिमम। और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाता है? पक्का इतना सबको पता है, ठीक है। मीन पोजीशन एक्स की देखते बट यहाँ पे देखेंगे हम लोग ये चीज। बट बेसिकली टेल मी वन थिंग, मीन पोजीशन पे वहां पे काइनेटिक एनर्जी क्या था? मैक्सिमम। और पोटेंशियल एनर्जी क्या था? मिनिमम। यहाँ पे ऐसा होगा या नहीं होगा हम लोग बाद में देखते हैं, फिलहाल के लिए हम लोगों ने सिर्फ काइनेटिक एनर्जी देखा है। मुझे तो अभी काइनेटिक एनर्जी मीन पे क्या है, यहाँ पे मीन पे एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा? टाइम जीरो ही मान के चलते हैं, एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे? जीरो। कॉस जीरो मिनिमम होता है या मैक्सिमम होता है? मैक्सिमम। तो मीन पे काइनेटिक एनर्जी वापस यहाँ पे क्या आ गया? मैक्सिमम, विच इज क्वाइट एविडेंट, क्योंकि सेंटर पे अगर आप देखोगे जैसे स्ट्रिंग नीचे आएगा तो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज मैक्सिमम, करेक्ट है? ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी, थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, बट दिस इज द पावर ड्यू टू द काइनेटिक एनर्जी। बट अगर आप देखोगे पावर यहाँ पे कांस्टेंट है या टाइम का वेरिएबल है? टाइम का वेरिएबल है, करेक्ट है ये चीज, ठीक है। नाउ इफ आई वांट टू कैलकुलेट द एवरेज, ठीक है, इफ आई वांट टू कैलकुलेट द एवरेज, लिखना मत, यहाँ पे देख लो, ठीक है। इफ आई वांट टू कैलकुलेट द एवरेज, मुझे बताओ कोई भी चीज का हम लोग एवरेज कैसे कैलकुलेट करेंगे? यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। ऐड ऑल द नंबर ऑफ ओके, डिवाइडेड, हम लोग को क्या करते हैं, सब चीजों को ऐड करके डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब जितना भी है। सो बेसिकली इफ यू वांट टू कैलकुलेट द एवरेज पावर, ठीक है, एवरेज पावर डेवलप्ड पर यूनिट टाइम, ठीक है, आपको करना क्या पड़ेगा यहाँ पे? यू हैव टू ऐड करने की जगह पे हम लोग क्या करेंगे? समेशन की जगह पे क्या कर लेंगे? इंटीग्रेशन पी डी टी डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, ठीक है। मतलब इन शॉर्ट आपको कॉस स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। कॉस स्क्वायर का इंटीग्रेशन आप कैसे करते हो मुझे बताओ, कुछ आइडिया? कॉस स्क्वायर का इंटीग्रेशन, हाँ किसी कोई तो बोल रहा है, यस एक्सेलेंट। कॉस स्क्वायर का अगर आपको देखो इंटीग्रेशन फिलहाल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको फिर भी एक करके बता देता हूँ, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ये टर्म्स में देख लेते हैं, ठीक है। तो ये टर्म्स में यहाँ पे क्या आ जाएगा, ध्यान से देख लो, ठीक है। कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, तो मुझे बताना इसको क्या ना राइट दिस एज 1 प्लस कॉस 2x डिवाइडेड बाय 2, आया ना, ठीक है। तो 0 से लेके x तक, ठीक है। सो बेसिकली इट विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे? अब इसका इंटीग्रेशन मैं कर सकता हूँ, ठीक है। 1 प्लस कॉस 2x डिवाइडेड बाय 2, 1 का इंटीग्रेशन हाफ बाहर आ जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? x, बराबर है। कॉस 2x का इंटीग्रेशन sin 2x या माइनस sin 2x? sin 2x इंटीग्रेशन ही है, डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। 0 से लेके कहां तक? x, ठीक है, ध्यान देते हैं यहाँ पे, ओके। फर्स्ट वन यहाँ पे सो 0 से लेके x तक हो जाएगा। ये फिलहाल के लिए इंटीग्रेशन अगर आप देखोगे तो 0 से लेके t तक का इंटीग्रेशन है। सो इट विल बी इक्वल टू t बाई 2 प्लस यहाँ पे आ जाएगा साइन का इंटीग्रेशन हो जाएगा यहाँ पे 0, क्योंकि साइन t का वैल्यू कितना हो जाएगा? मतलब सपोज कि यहाँ पे साइन 2 पाई स्मॉल t के जगह पे मैं क्या सब्स्टिट्यूट करूंगा? कैपिटल T बाई टी। कैपिटल T बाई टी कितना हो जाएगा? 1। साइन 2 पाई कितना हो जाता है? 0। और साइन 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। तो ये पार्ट का इंटीग्रेशन पूरा 0 हो जाता है। फिलहाल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब बेसिकली मेरे पास सिर्फ t बाई 2 बचेगा। सो इन शॉर्ट एवरेज पावर का वैल्यू आ जाएगा आपके पास, एवरेज पावर पर यूनिट साइकिल, इट विल बी इक्वल टू हाफ म्यू v a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो डिवाइडेड बाय 2 कर दूंगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 1/4। ये आपको याद रखना है, दिस इज द फर्स्ट टर्म दैट यू हैव टू रिमेंबर। एवरेज पावर वर्ड फिलहाल के लिए मैंने सिर्फ किसके लिए कैलकुलेट किया? काइनेटिक एनर्जी, पक्का। पोटेंशियल अभी भी बाकी है। तो एवरेज पावर ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू 1/4 इंटू म्यू वी इंटू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, पक्का। ये लॉजिक क्लियर है सबको? एक सेकेंड, यहाँ पे हम लोग ने सिर्फ पावर यहाँ पे किसके लिए कैलकुलेट किया है? काइनेटिक एनर्जी। सिमिलरली हम लोग पोटेंशियल एनर्जी के लिए कैलकुलेट करेंगे और दोनों को क्या कर देंगे? ऐड। पर टेक्निकली काइनेटिक एनर्जी का एवरेज पावर हम लोग ऐसे नहीं बोलते, ठीक है। बट फिलहाल के लिए सेपरेटली करके करना ठीक है। अगर आप ऐड करके भी देखोगे आपको सेम ही आंसर आने वाला है, बट ऐड करके आपको टर्म्स आपके बढ़ जाएंगे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा वहां पे एवरेज कैलकुलेट करना, ठीक है। कपड़ा डाल देते हैं, ठीक है। ओके, यहाँ पे देखते हैं एवरीवन, देखिए ना, ठीक है। आई होप से यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है, ठीक है। सो इसके बाद हम लोग देखेंगे काइनेटिक एनर्जी, वैसे हम लोग देख लेंगे पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का एक सबसे सिंपलेस्ट फॉर्मूला होता है, दैट इज, मुझे बताओ कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कैसे डेवलप हो जाएगा? मतलब क्या है, क्या पोटेंशियल एनर्जी? मुझे बताना। यहाँ पे प्रीवियस ये स्लाइड देख लेते हैं। हाँ, एक्सेलेंट, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है। ये वाला डायग्राम देख लो। पहला मुझे बताओ कि यहाँ पे इवन बिफोर द स्ट्रिंग स्टार्टेड वाइब्रेटिंग, कैन आई से द स्ट्रिंग्स was somewhat like this, करेक्ट है?
तो मुझे बताना कि यहाँ पे जो स्ट्रिंग था वो कुछ पहले ऐसे था, करेक्ट है ना। व्हेनेवर द स्ट्रिंग स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग, उसका लेंथ चेंज हुआ या नहीं हुआ? हुआ, डिफॉर्मेशन ऑफ शेप, स्लाइटली हुआ है, डिफॉर्मेशन हुआ है। देखो ना आप, पहले मान लेते कि ये लेंथ था लेटर से 1 मीटर, ठीक है, अब ये 1 मीटर से थोड़ा बढ़ गया ना, करेक्ट है। इज देयर ए डिफॉर्मेशन इन द स्ट्रिंग? यस, ठीक है। तो यहाँ पे जो डिफॉर्मेशन होता है, दिस डिफॉर्मेशन इटसेल्फ रिजल्ट्स इनटू द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। पक्का ये लॉजिक क्लियर है, ठीक है। सो अब यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। सो नेक्स्ट इज द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी दैट वी आर गोइंग टू चेक, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है या मैक्सिमम है एट द मीन पोजीशन, ठीक है। बिफोर वी गो इनटू दैट थिंग, ये डायग्राम देख लो, दिस डायग्राम विल हेल्प यू एनालाइज द गिवन सिचुएशन, ठीक है। ध्यान से देख लो, स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में ऐसे कुछ वेव हो रहा है, करेक्ट है। ये सेक्शन देखना जो मैंने मार्क किया है, स्पेसिफिकली ये सेक्शन देखना जो मैंने मार्क किया है। मुझे बताना ये सेक्शन में ये जो पार्टिकल है, लेट अस टॉक अबाउट द स्मॉल पार्टिकल, जिसका लेंथ हम लोग कितना ले लेंगे? dx, या फिर क्या ले लेंगे? डेल्टा x, करेक्ट है। मुझे तो ये मीन पे, ये एक्सट्रीम पे, देखिए पता चल रहा है मीन, और ये कहां पे चला गया? लेंथ कहां पे मैक्सिमम है? मीन पे या एक्सट्रीम पे? मीन, देखिए पता चल रहा है। तो मुझे बताओ कि जैसे कि अगर मैंने एक रबर बैंड ले लिया, रबर बैंड को मैं स्ट्रेच कर रहा हूं, तो जैसे मैं रबर बैंड को छोड़ दूंगा तो उसको अपने नेचुरल लेंथ पे आ जाएगा। नेचुरल लेंथ पे उसके पास पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है या मैक्सिमम है? मिनिमम, क्योंकि अगर मैं स्प्रिंग भी देख लूं तो स्प्रिंग का भी काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाता है? हाफ के एक्स स्क्वायर। तो एक्स उसका मिनिमम हो गया। एक्स कितना होगा? एक्स क्या होता है बेसिकली? डिस्टेंस फ्रॉम द नेचुरल पोजीशन या फिर मीन पोजीशन, ठीक है। मीन जरूरी नहीं है, बट फ्रॉम द नेचुरल पोजीशन, करेक्ट है। तो अगर मैं इलास्टिक रबर बैंड को खींचूं तो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा रहेगा या मीन पे पोटेंशियल एनर्जी, मतलब अनस्ट्रेच पोजीशन में पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा रहेगा? जहां पे एक्सटेंड, जहां पे मैं खींच रहा हूं। अगर आप देखोगे ध्यान से, लेंथ यहाँ पे ज्यादा है या यहाँ पे ज्यादा है? मीन पे ज्यादा है या एक्सट्रीम पे? मीन। तो पोटेंशियल एनर्जी भी ज्यादा किस पे रहेगा? मीन पे या एक्सट्रीम पे? मीन। काइनेटिक एनर्जी भी कहां पे ज्यादा था? मीन पे। और पोटेंशियल एनर्जी भी कहां पे ज्यादा है? मीन पे। कैन आई से इट इज एग्जैक्टली अपोजिट टू द एसएचएम, करेक्ट है। सो अगर आप देखोगे ध्यान से, इसका मैंने डायग्राम बनाया है, लेट दिस डिस्टेंस, इसको मैंने थोड़ा जूम करके बताया, लेट दिस डिस्टेंस ओवर हियर बी इक्वल टू, कितना ले लिया मैंने? ds, ठीक है, या डेल्टा x भी ले सकते हो आप। लेट दिस डिस्टेंस बी इक्वल टू, कितना ले लिया मैंने? डेल्टा x। ये डिस्टेंस मैंने कितना ले लिया? डेल्टा y। पक्का ये जो अनस्ट्रेच्ड पोजीशन था इसको मैंने ले लिया है डेल्टा x। पक्का ये लॉजिक क्लियर है। बट वन इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट अबाउट दिस इज काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी दोनों कहां पे मैक्सिमम हो रहे हैं? मीन पे। और तो दोनों मिनिमम कहां पे हो जाएंगे? एक्सट्रीम। पक्का, ठीक है। सो ये बस नोट लिख लेना, और पोटेंशियल एनर्जी लिख लो, नोट लिख लो, एंड देन ड्रॉ द डायग्राम ऑन द राइट। इसका मैं डेरिवेशन करने वाला हूं, ठीक है। नहीं वो नहीं, सिर्फ ये नोट और ये वाला डायग्राम। बाय द वे, वर्क डन का सबसे सिंपलेस्ट फार्मूला क्या हो जाएगा? नेगेटिव ऑफ द वर्क डन मुझे पोटेंशियल एनर्जी देगा ना, चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी। तो मुझे बताओ कि वर्क डन का सबसे सिंपलेस्ट फार्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू स्मॉल वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सॉरी नॉट परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, एक अच्छा सा क्वेश्चन पूछा है कि अगर मैं देखूं तो काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे मीन पोजीशन पे मैक्सिमम हो रहा है, जो भी हो रहा है, मान लेते हैं कि उसका 10 जूल है, 5 जूल, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड मान रहे हैं, अलग अलग भी रहेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बट फिलहाल के लिए इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन मान के चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन है कि मीन पोजीशन पे पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी दोनों क्या हो रहा है? यहाँ पे मैक्सिमम हो रहा है, ठीक है। तो मीन पोजीशन पे ये मैक्सिमम हो गया, ठीक है, बराबर सी बात है। तो यहाँ पे यस, तो टोटल एनर्जी यहाँ पे जो भी हो गया 10 जूल्स हो गया। अब जब ये पार्टिकल सेम एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंच गया तो इसका काइनेटिक एनर्जी भी कितना हो गया? 0, और मतलब मिनिमम मतलब 0 हो गया, और पोटेंशियल एनर्जी भी कितना हो गया? 0। तो टोटल एनर्जी कंजर्व हो रहा है या नहीं हो रहा है ये पूरे सिनेरियो में? क्या आपको नहीं, और कोई एनर्जी है या नहीं है? मुझे बस इतना बताओ। मेरे से पहले तो मेरा यही क्वेश्चन का आंसर करो, यहाँ पे टोटल एनर्जी कंजर्व हो रहा है या नहीं हो रहा है, और अगर नहीं हो रहा है तो जा रहा कहाँ पे? क्योंकि मैंने फ्रिक्शन तो माना नहीं है, क्योंकि यार देखो ना, यहाँ पे कहीं पे भी इक्वेशन में मैंने फ्रिक्शन लिया है क्या? नहीं। तो जब तक फ्रिक्शन लॉसेस तो आते नहीं, और मैं इसका ऐसे भी नहीं है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इतना ज्यादा है कि वो वहां पे एडजस्ट हो जाएगा, ऐसे भी कोई चीज नहीं है, ठीक है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एकदम छोटा, थोड़ा करेक्ट हो आप, क्लोज हो, बहुत क्लोज हो। मुझे बताओ अभी देखो यहाँ पे, नहीं कि इंटरनल एनर्जी क्या होता है? मुझे बताओ अभी, देखना इतने सेक्शन पे देखो, इतने सेक्शन पे कॉन्सेंट्रेट करो, ठीक है।
मुझे बताओ यहाँ पे ये जो पार्टिकल था, ये पूरे पार्टिकल का मान लेते हैं कि यहाँ पे 10 जूल हो गया, टोटल एनर्जी की बात कर रहा हूं, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 0। पक्का, यहां तक सब लोग मानते हो? ठीक है। अब ये इसका एडजेसेंट पार्टिकल देखो, अभी इसका कितना है यहाँ पे 0, बट वही पार्टिकल जब ये ऊपर गया तभी ये का कितना आ गया 10 जूल। तो मुझे बताओ फॉर अ सिंगल पार्टिकल विल द टोटल एनर्जी रिमेन सेम? नो। बट पूरे स्ट्रिंग के लिए कांस्टेंट है क्या? देखो ना, वैसे ये एडजेसेंट आप पार्टिकल्स लेते जाओगे। बोलो, अभी भी डाउट है? पूछो। क्लियर है? ठीक है। यहाँ पे जब इसका 10 था, इसका 0 था, तभी जब इसका 0 हो गया, इसका कितना हो गया 10। तो पूरे स्ट्रिंग के लिए कांस्टेंट है, पार्टिकल के लिए। ठीक है, क्योंकि वेव में वैसे भी ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी होता है ना। ठीक है, तो पार्टिकल के लिए कांस्टेंट रहना जरूरी नहीं है, इनफैक्ट नहीं रहेगा, बट पूरे स्ट्रिंग के लिए कांस्टेंट रहेगा कि यहाँ पे फिलहाल के लिए। पक्का? ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, पोटेंशियल एनर्जी डिराइव करना थोड़ा सा टफ है। मुझे बताओ वर्क डन का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, मुझे बताओ। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, सॉरी टॉर्क की बात कर रहा हूँ मैं कभी से। ठीक है, लुक हियर। सो ओवर हियर लुक हियर, स्ट्रिंग का नेचुरल लेंथ कितना था? dx। पक्का, जब स्ट्रिंग स्ट्रेट था यहाँ पे, और जैसे स्ट्रिंग थोड़ा सा ऊपर चला गया ये वाले सेक्शन में, ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे ds, कोई भी एक आर्बिट्री वैल्यू है, तो ds और यहाँ पे ये क्या आ जाएगा dy। पक्का? ठीक है। मुझे बताओ कि टोटल नेचुरल लेंथ कितना था स्ट्रिंग का? मैं यहाँ पे नेक्स्ट डायग्राम की बात कर रहा हूँ। टोटल नेचुरल लेंथ कितना था इसका? dx। ठीक है। स्ट्रेच्ड लेंथ कितने का है? ds। करेक्ट है ना? ओवर हियर ds है, ये dx है। ठीक है, और वर्टिकल में डिस्टेंस कितना हो गया? dy। मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है, स्ट्रिंग कितने से स्ट्रेच हुआ है? करेक्ट, बट अभी के लिए डायग्राम के हिसाब से कितने से स्ट्रेच हुआ है? स्ट्रेच ओरिजिनल लेंथ कितना था उसका? dx। स्ट्रेच हो गया कितना हो गया? ds। तो चेंज इन लेंथ कितना हो गया? ds माइनस dx। cos थीटा कैसे उसका कंपोनेंट आएगा? क्यों? क्योंकि वो अरे dx cos है। अच्छा हाँ ds माइनस dx। हाँ। पक्का? ओरिजिनल लेंथ था dx, स्ट्रेच्ड लेंथ कितना हो गया? ds। सो कितना हो गया यहाँ पे? ds माइनस dx। तो सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे स्मॉल वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए विच विल बी इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, स्मॉल वर्क डन विच विल बी इक्वल टू द चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी में ओरिजिनल इस पे कितना मान के चल रहा हूँ? 0। ठीक है, विच विल बी इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अच्छा मुझे बताओ फोर्स कौन सा एक्टर है? स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के ऊपर फोर्स कौन सा एक्टर? एक्सीलेंट, टेंशन वेक्टर होगा। सो कैन आई राइट दिस एज t इनटू डिस्प्लेसमेंट dl। ठीक है, या डेल्टा l ले लेता, कुछ भी चल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, सो ओवर हियर स्मॉल वर्क डन विल बी इक्वल टू dl। पक्का यहाँ तक लॉजिक क्लियर है सबको? ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, चलेगा, फर्क नहीं पड़ता इतना। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं। बोलो क्या क्या? ठीक है, ओके एवरीवन लुक हियर नाउ। सो ओवर हियर डो एल का जो वैल्यू चाहिए, ठीक है, अभी देखना ध्यान से। ठीक है, थोड़ा सा टफ है ये, क्योंकि इसमें हम लोग को एक अप्रोक्सीमेशन करना है, दैट इज अ बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन क्या होता है? 1 प्लस एक्स रेज़ टू n का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 प्लस nx, प्रोवाइडेड दैट x इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू 1। पक्का, ये कुछ यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन मुझे लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब चेंज इन लेंथ खुद का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे, फाइनल लेंथ इज ds एंड इनिशियल लेंथ इज dx। ठीक है, डो एल लिखो, डो एक्स ds लिखो, इनमें कुछ खास फर्क पड़ने वाला है नहीं, बट आगे जाके एक टर्म आएगा, हम लोग देखेंगे वो टर्म। ठीक है ना? ओवर हियर कैन आई राइट? सबसे पहले तो आप डायग्राम देखिए बता सकते हो आप क्या अप्लाई कर सकते हो? पाइथागोरस। एक्सीलेंट। ठीक है, सो कैन आई राइट दिस पार्ट एज ds स्क्वायर विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे? dx स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा यहाँ पे? dy स्क्वायर। पक्का, तो ds विल बी इक्वल टू यहाँ पे, या फिर डो एस विल बी इक्वल टू, डो ही लिख देता हूँ अभी वरना कन्फ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, सो डो एस स्क्वायर इज इक्वल टू डो एक्स स्क्वायर प्लस डो वाई स्क्वायर। ठीक है, तो डो एस स्क्वायर विल बी इक्वल, डो एस विल बी इक्वल टू रूट ऑफ अंडर रूट ऑफ, कैन आई टेक dx, या फिर पहले मैं dx स्क्वायर को कॉमन ले लेता हूँ। कैन आई राइट दिस पार्ट एज प्लस, सॉरी इन द ब्रैकेट 1 प्लस, ये मैं ऐसे क्यों कर रहा हूँ आपको समझ में आ जाएगा, डो वाई बाई डो एक्स द होल स्क्वायर। पक्का? यस, बाइनोमियल एक्सपांशन के लिए मैंने ये किया है। ठीक है, तो अभी देखते हैं, अभी मैं स्क्वायर रूट ले लूं, तो अगर स्क्वायर रूट ले लूं ये स्क्वायर हट जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट। नाउ ओवर हियर डो वाई विल बी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू डो एक्स। मतलब मैं अज्यूम क्या कर रहा हूँ यहाँ पे? डो वाई विल बी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू डो एक्स, मतलब मैं देख रहा हूँ कि वाई में डिस्प्लेसमेंट विल बी एक्सट्रीमली स्मॉल। मतलब स्ट्रिंग जो है वो स्लाइटली ऊपर नीचे, मतलब इतना बड़ा स्ट्रिंग है, सपोज कि यहाँ पे ½ मीटर का स्ट्रिंग है,
वो स्लाइटली ऊपर नीचे जा रहा है, मतलब 1 मिलीमीटर 2 मिलीमीटर इतने से ऊपर जा रहा है, बट स्ट्रिंग का लेंथ कितना है यहाँ पे 50 सेंटीमीटर। सो कैन आई से डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्ट्रिंग विल बी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द लेंथ ऑफ द स्मॉल सेक्शन। पक्का। अब यहाँ पे देख लेंगे हम लोग बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगा देंगे तो हम लोग क्या आ जाएगा, डो एस विल बी इक्वल टू, सोच समझ के बताना क्या आ जाएगा, डो एक्स आगे क्या आ जाएगा 1 प्लस स्क्वायर रूट का मीनिंग क्या होता है हाफ इंटू क्या डो वाई बाई डो एक्स द होल स्क्वायर। अब देखते हैं ध्यान से, ठीक है। डेल्टा एल जो चेंज इन लेंथ है वो कितने का है, डो एस माइनस डो एक्स। पक्का। फाइनल लेंथ इतना है, इनिशियल लेंथ इतना है, ठीक है। ध्यान देते अभी आप डो एस को सब्स्टिट्यूट कैन आई टेक इफ अगर मैं डो एक्स को यहाँ पे अंदर अगर मैं मल्टीप्लाई कर लूँ, कैन आई राइट दिस एज डो एक्स प्लस हाफ इंटू डो एक्स इंटू डो वाई बाई डो एक्स द होल स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा डो एक्स, तो ये ऊपर नीचे क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। तो डेल्टा एल का खुद का वैल्यू आया यहाँ पे मेरे पास हाफ इंटू डेल्टा एक्स इंटू डी डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स द होल स्क्वायर। पक्का, ठीक है। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1। इसको मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता हूँ विच इज इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को मैं पी लिख देता हूँ, टेंशन इंटू डेल्टा एल। डेल्टा एल के जगह पे मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लूँ हाफ, ये स्मॉल पोटेंशियल एनर्जी है ड्यू टू द स्मॉल स्ट्रिंग, ठीक है। विच विल बी इक्वल टू डो एक्स इंटू क्या आ जाएगा डो वाई बाई डो एक्स द होल स्क्वायर। अगर आप ये ध्यान से देख रहे हो, अभी देखना ध्यान से, ओके। मुझे बताओ वहां पे भी काइनेटिक एनर्जी ऐसे ही कुछ तो आया था, बाद में हम लोग ने क्या लिया था काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट लेंथ। यहाँ पे भी हम लोग सेम ही चीज करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ विल बी इक्वल टू हाफ इंटू टी इंटू डो वाई बाई डो एक्स द होल स्क्वायर। पक्का। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 2। जो आपको काइनेटिक एनर्जी का फाइनल फॉर्मूला है वो एक बार चेक कर लेना, वो फॉर्मूला किसके टर्म्स में, एक तो म्यू के टर्म्स में, बराबर है, चेक कर लो एवरीवन। एक तो म्यू के टर्म्स में और एक टर्म है वहां पे, क्या है एम्पलीट्यूड और ओमेगा है, बराबर है। तो इसमें से मुझे कौन सा टर्म नहीं चाहिए? सबसे पहले तो मुझे इसमें से टेंशन नहीं चाहिए, टेंशन को मुझे और वेलोसिटी भी है वहां पे, म्यू इनटू वेलोसिटी है, यस एक्सीलेंट। तो उससे मुझे म्यू का टर्म आ जाएगा। वी का वैल्यू क्या होता है रूट ऑफ टी बाई म्यू, विच इम्प्लाइज टी विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे वी स्क्वायर इंटू म्यू, ठीक है। एक ये टर्म आ गया, करेक्ट है। अब डो वाई बाई डो एक्स खुद क्या हो जाएगा यहाँ पे, नहीं y का खुद का, चलो मैं पूरा लिख ही देता हूँ, a साइन इनटू क्या आ जाएगा 2 पाई स्मॉल t बाई कैपिटल T माइनस x बाई लैम्बडा। पक्का। तो मुझे बताना डो y बाई डो x खुद क्या हो जाएगा यहाँ पे, कैन आई राइट a इंटू माइनस के, याद है ये साइन 2 पाई साइन सॉरी क्या आ जाएगा कॉस 2 पाई। लास्ट टाइम में हम लोगों ने यही किया था, 2 पाई स्मॉल t बाई कैपिटल T माइनस क्या आ जाएगा x बाई लैम्बडा। पक्का। इसको उठा के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं ये दोनों टर्म्स को, ठीक है। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। दोनों टर्म को उठा के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ विल बी इक्वल टू, कैन आई राइट दिस पार्ट एज हाफ, अभी देखना ध्यान से, टेंशन को मैं लिखूंगा म्यू वी स्क्वायर। पक्का, ठीक है। बाय द वे के को हम लोग और एक चीज लिख सकते हैं, पहले तो मैं ये पूरा, यस एक्सीलेंट। मुझे बताओ वेलोसिटी खुद क्या होता है, ओमेगा बाई के होता है ना, तो k का खुद का वैल्यू क्या आएगा ओमेगा बाई v, ठीक है। चलो लास्ट में सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। अभी इसका स्क्वायर करना है हम लोग को, तो क्या आ जाएगा a स्क्वायर k स्क्वायर इंटू क्या आ जाएगा यहाँ पे cos स्क्वायर 2 पाई स्मॉल t बाई कैपिटल T माइनस क्या आ जाएगा यहाँ पे x बाई लैम्बडा। पक्का ये लॉजिक क्लियर है, ठीक है। v स्क्वायर कट जाएगा, हो गया। लास्ट पार्ट है dx will be equal to half into mu a स्क्वायर v a, यहाँ पे a स्क्वायर आ जाएगा, v स्क्वायर कट k स्क्वायर को मैं ओमेगा स्क्वायर बाई v स्क्वायर, तो v स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर 2 पाई इंटू स्मॉल t बाई कैपिटल T माइनस x बाई लैम्बडा। वही आया या चेंज आया कुछ, वही टर्म आया या कुछ अलग है? नहीं भाई वो पावर में, वो पावर में अभी तक दो, यहाँ पे देखो ना काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट लेते हुए चेक दैट वैल्यू सेम आया नहीं आया, हाफ नहीं है उसमें, कहाँ पे नहीं आया, हाफ आया है, आपने गलत लिखा फिर, नहीं हाफ है। पक्का। मुझे बताओ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का दोनों का वैल्यू सेम आया है अलग अलग आया है? सेम। मतलब दोनों अपने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज एक साथ अचीव करेंगे। पक्का ये लॉजिक क्लियर है? तो मुझे बताओ इसका पावर का फॉर्मूला क्या आ जाएगा,
सेम ही आएगा, क्या आने वाला है हाफ, क्या आएगा, यस क्या आएगा, हाफ म्यू वी इंटू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर, वो वही आ जाएगा, करेक्ट है। और एवरेज पावर भी सेम ही आने वाला है, करेक्ट है। तो पहले तो ये लिख लो और वो चीजें कंटिन्यू करो, इसका डेरिवेशन स्लाइटली अलग है। आई होप सो एवरीवन इज डन विद दिस, ठीक है, ध्यान देते हैं, ओके, आई होप सो एवरीवन इज डन विद दिस, ठीक है, ध्यान देते हैं यहाँ पे। सो ओवर हियर इफ आई वांट टू कैलकुलेट दिस टू थिंग्स, ठीक है, फर्स्ट तो यहाँ पे द रेट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी, रेट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ पोटेंशियल मतलब यहाँ पे देख लो एवरीवन लिखे। सो पावर एवरेज पावर ड्यू टू द पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेम ही आंसर आने वाला है। पोटेंशियल एनर्जी का क्या आने वाला है यहाँ पे, हाफ म्यू, आगे क्या आ जाएगा ओमेगा, फटाफट बता दो, ओमेगा स्क्वायर म्यू वी ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है, ये एवरेज आ जाएगा डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 2, करेक्ट है, तो क्या हो जाएगा 1/4, पक्का। अब नेट पावर देख लेते हैं एवरीवन, लिखे फटाफट देख लेते हैं यहाँ पे नेट पावर, ओके, मैकेनिकल एनर्जी पर यूनिट लेंथ, मैकेनिकल एनर्जी मतलब दोनों एनर्जीज को क्या करना पड़ेगा, ऐड। तो अगर मैं दोनों एनर्जीज को ऐड कर लूं तो टोटल म्यू एनर्जी डिवाइडेड बाय यूनिट लेंथ कितना आ जाएगा, हाफ, हाफ और हाफ क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे म्यू वी म्यू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 पाई। ये वाला पार्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, स्मॉल टी बाई कैपिटल टी माइनस एक्स बाय लैम्बडा, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, टोटल पावर क्या हो जाएगा, पावर ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पावर ड्यू टू पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, ये वाला पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। तो टोटल पावर यहाँ पे आ जाएगा 1/4 और 1/4 कितना होने वाला है 1/2, ध्यान देना अब यहाँ पे म्यू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू क्या आ जाएगा यहाँ पे बी, पक्का, ठीक है। कैन आई ऑल्सो राइट दिस पार्ट एज हाफ म्यू वी, ओमेगा को मैं 2πf लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा 2πf द होल स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, तो 4πf स्क्वायर हो जाएगा। सो कैन आई राइट दिस एज 2π स्क्वायर, क्योंकि 4π स्क्वायर और 2 कैंसिल हो जाएगा, म्यू वी एफ स्क्वायर ए स्क्वायर, ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो पावर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर एंड पावर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, रेस्ट ऑफ द टर्म्स जनरली रिमेन कांस्टेंट, ठीक है, पक्का, गुड, एक्सेप्ट फॉर म्यू, कभी-कभी बदल सकता है। दो अलग-अलग स्ट्रिंग रहेगा तो म्यू चेंज हो जाएगा और वेलोसिटी भी चेंज होगा उसके हिसाब से, हाँ, टेंशन पे डिपेंडेंट है ना। चलो गो अहेड एवरीवन। प्रोपोर्शनलिटीज आपको याद रखनी है, जो प्रोपोर्शनलिटी एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ठीक है, एफ स्क्वायर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और ए स्क्वायर से मतलब फ्रीक्वेंसी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एम्पलीट्यूड से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये चीज, पक्का, ठीक है। चलो शैल आई प्रोसीड विद दिस, ठीक है, ध्यान देते हैं अब यहाँ पे, ठीक है। सो ओवर हियर शैल आई प्रोसीड विद दिस, ठीक है, ध्यान देते हैं अब यहाँ पे, लोग है ना, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द इंटेंसिटी। Intensity is defined as the power transmitted per unit cross section area of the medium per unit solid angle आता है, बट ये solid angle वगैरह क्या है फिलहाल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। एरियल लुक हियर, पेन नीचे रख देना। इंटेंसिटी का एकदम सिंपल सा फॉर्मूला, इट विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे, इट इज गिवन एज द पावर ट्रांसमिटेड पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द मीडियम, ठीक है। पावर का जैसा आपने फॉर्मूला लिखा था, इंटेंसिटी का फॉर्मूला लिखने से पहले मैं पावर का फॉर्मूला लिख, पावर डिवाइडेड बाय एरिया, एरिया को मैं एस लिख देता हूँ क्योंकि ए मैंने ऑलरेडी एम्पलीट्यूड के लिए यूज किया है, ठीक है। सो मुझे बताना यहाँ पे देखो हाफ क्या आया था, पावर का फॉर्मूला चेक कर लो, म्यू वी ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, पक्का, एवरेज पावर, ठीक है, डिवाइडेड बाय एरिया एस, ठीक है। स्मॉल एरिया ले लो या कंप्लीट एरिया ले लो, उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, दोनों का आंसर सेम ही आने वाला है। अब म्यू का फॉर्मूला देखो, म्यू का फॉर्मूला इंटरेस्टिंग है। म्यू का फॉर्मूला में कैन आई राइट दिस पार्ट एज m/l, हाँ या ना, इनटू s विल बी इक्वल टू, यस एक्सीलेंट, ये वॉल्यूम दे देगा मुझे और इनटू एरिया स्क्वायर भी है, एक्सीलेंट। हाफ मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम खुद क्या देगा मुझे, डेंसिटी, पक्का। सो कैन आई राइट दिस एज, मैंने कोई तो एक टर्म हाँ मिस किया, वी वेलोसिटी मिस किया, हाफ रो वी ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। रो क्या रहेगा, डेंसिटी ऑफ द स्ट्रिंग। फिलहाल के लिए अगर मैं देखूं तो फिलहाल के लिए हम लोग जो भी वेव स्टडी कर रहे हैं दिस आर जस्ट मैकेनिकल वेव्स, तो मैकेनिकल वेव्स का हम लोग डेंसिटी निकाल सकते हैं, बट सेम वेव अगर इलेक्ट्रिक हो गया या मैग्नेटिक हो गया, मतलब दोनों एक साथ ही फॉलो करते हैं, तो हम लोग यहाँ पे ये वाले लॉजिक नहीं अप्लाई कर सकते, बट हम लोग वो ए स्क्वायर वाला लॉजिक अप्लाई कर सकते हैं वहां पे भी, कैसे हम लोग बाद में देखते हैं, बट फिलहाल के लिए ये समझ में आ गया।
ये लिख लो पहले, इसके आगे भी है थोड़ा सा ना लिखिए। तो इंटेंसिटी जो होता है कोई भी वेव का, चाहे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो, मुझे तो लाइट भी वेव है या नहीं है, तो उसका भी इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड करेगा क्या? हाँ, ठीक है, बट सिर्फ एम्पलीट्यूड पे डिपेंड नहीं करेगा, और उसका पावर का, उसका एनर्जी का भी एक फॉर्मूला बहुत इंटरेस्टिंग है, वो हम लोग बाद में देखते हैं, ठीक है, वो फ्रीक्वेंसी पे कैसे प्रोपोर्शनल है वगैरह, ठीक है। बट यहाँ पे ध्यान देना, इंटेंसिटी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे, एफ का स्क्वायर एंड ए का स्क्वायर, बस इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, ध्यान देते हैं यहाँ पे। ओके, एरियल लिखिए। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इंटेंसिटी में, सेकंड में यहाँ पे देख लो, ठीक है। सो इंटेंसिटी में एरिया शुड बी परपेंडिकुलर टू द, क्या लिखा है यहाँ पे, एरिया शुड बी परपेंडिकुलर टू द एनर्जी लाइंस। ये वर्ड का ये जो सेंटेंस है, इसका मीनिंग आपको इलेक्ट्रोस्टैट्स में समझ में आ जाएगा, ठीक है। इन इलेक्ट्रोस्टैट्स यू हैव वेरियस डेरिवेशंस फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैट्स, वो मैग्नेटिज्म में आप देखोगे, ठीक है। अब वो क्यों परपेंडिकुलर रहना चाहिए, अगर परपेंडिकुलर नहीं रहेगा तो हम लोग कंपोनेंट एरिया, बाय द वे इट्स अ स्केलर क्वांटिटी और अ वेक्टर क्वांटिटी? एरिया स्केलर है या वेक्टर है? वेक्टर है। अच्छा ओके, मुझे बताओ लेंथ इज अ स्केलर, लाइन, लेंथ वैसे तो नहीं बोल सकते, बट अभी आपको कैसे बताओ, लेंथ वेक्टर अगर आप देखोगे तो लेंथ भी यहाँ पे वेक्टर के टर्म्स में हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, डीएल वेक्टर के टर्म से लिख सकते हैं, इट इज द लाइन वेक्टर बोलते हैं उसको, ठीक है, डायरेक्टली लेंथ नहीं बोलते, ठीक है। तो एरिया भी यहाँ पे वेक्टर पॉसिबल है, ठीक है, ओके। सो हाँ, ठीक है, अभी यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। सो इफ आई कंसिडर, यहाँ पे जब भी हम लोग इंटेंसिटी देखेंगे तो तीन तरीके के सोर्सेस हो सकते हैं। एक तो हो गया मेरा लाइट बल्ब, लाइट बल्ब को मैं पॉइंट सोर्स मान के चल सकता हूँ क्या? हाँ, ठीक है। तो आपका लाइट बल्ब कुछ ऐसे दिखाई देगा, एक पॉइंट सोर्स, लाइट सोर्स बोलते हैं। मुझे बताओ कि ये जो यहाँ पे अगर मैं डायग्राम देख लूं तो यहाँ से वेव ऐसे चला जाएगा, यहाँ से वेव ऐसे चला जाएगा, ऐसे ऐसे अलग अलग डायरेक्शन में वेव चला जाएगा, ठीक है। मुझे बताना एकदम सिंपल सा चीज, ये आपको शेप क्या दिखाई दे रहा है, वेरेवर द वेव इज अराइविंग एट द पॉइंट साइमल्टेनियसली, वेव शेप क्या दिखाई दे रहा है आपको? सर्कल। 3D में देखोगे तो क्या दिखाई देगा? स्फीयर। तो इसको स्फेरिकल वेव फ्रंट भी बोलते हैं, वो हम लोग बाद में देखेंगे वेव ऑप्टिक्स में, बट अभी के लिए बस आप लिख लो, ठीक है, स्फेरिकल वेव फ्रंट। एंड यहाँ पे जो इंटेंसिटी होगा, इंटेंसिटी विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ठीक है। कैसे, क्यों, ये आप इलेक्ट्रोस्टैट्स में डिराइव करोगे। यू विल नॉट डिराइव द इंटेंसिटी ऑफ अ नॉर्मल स्ट्रिंग, यू विल डिराइव द इंटेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, वो बाद में देखोगे आप, ठीक है। फिलहाल के जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे लिखते जाओ, ठीक है, अभी नहीं, बाद में, ठीक है। सेकेंड सोर्स अगर मैं देख लूँ, जैसे कि अगर मैंने देख लिया ट्यूबलाइट, ट्यूबलाइट क्या है यहाँ पे? एक्सटेंडेड सोर्स है, करेक्ट है। इफ आई कंसिडर द एक्सटेंडेड सोर्स, मान के चलते कि इसका लेंथ अभी इन्फाइनाइट या इन्फिनिटी के पास है, ठीक है। मुझे बताना है यहाँ पे अगर ये इन्फाइनाइट लेंथ का है, मुझे बताओ ये शेप क्या दिखाई दे रहा है आपको, देखिए पता चलेगा आपको, सिलेंडर। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे स्फेरिकल वेव फ्रंट बोल रहे हैं, यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। इसके डेरिवेशंस वगैरह हैं आपको इलेक्ट्रोस्टैट्स में, डू नॉट वरी अबाउट दैट। फिलहाल के लिए आपको बस प्रोपोर्शनलिटी याद रखना है, आई विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। आर क्या है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो रहेगा वो क्या रहेगा, आर। ये वाले केस में आर क्या हो गया, रेडियस, दोनों केस में देखोगे आप बाद में जाके, ठीक है। वेव फ्रंट एग्जैक्टली क्या है, ये सब चीजें आप देखोगे इन वेव ऑप्टिक्स, ठीक है। फिलहाल के लिए देखते हैं, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। लास्ट वेव फ्रंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, सोर्स एट इन्फिनिटी। अगर सेम सोर्स इन्फिनिटी पे हो गया तो लाइन ऑलमोस्ट एक दूसरे को क्या दिखा देंगे आपको, पैरेलल, करेक्ट है। तो अगर मैं यहाँ पे आपको शेप ड्रॉ करके बताऊं, द शेप विल लुक समवॉट लाइक दिस, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं प्लेन वेव फ्रंट, ठीक है, प्लेन वेव फ्रंट। और यहाँ पे इंटेंसिटी हो जाता है कांस्टेंट। ये सबके डेरिवेशन आपको इलेक्ट्रोस्टैट्स में है, डो नॉट वरी अबाउट दैट। फिलहाल के लिए जैसे वैसे साइड बाय साइड आप डायग्राम ड्रॉ कर लेना। आपको उस प्रोपोर्शनलिटी याद रखना, डेरिवेशंस आपको वहां पे है, बोलो हाँ। तो उसको एक उसके हिसाब से, सरफेस एरिया के हिसाब से वी विल कैलकुलेट समथिंग कॉल्ड एज सॉलिड एंगल, जो गॉस थ्योरम में यूज होता है, ठीक है। बट वो इलेक्ट्रोस्टैट्स में करोगे, अभी नहीं। रोटेशन कितना हो गया आपको? 3 वीक सिलेक्शन। देखो प्रैक्टिकली स्पीकिंग, अगर आप कोई भी सोर्स लोगे तो परफेक्ट पॉइंट सोर्स हो या फिर परफेक्ट स्फेरिकल भी नहीं होगा। वैसे तो बहुत सारे सोर्सेस होते हैं, फाइनाइट लेंथ के होते हैं, इनफाइनाइट लेंथ के होते हैं, तो कोई भी परफेक्ट सोर्स, पॉइंट सोर्स तो नहीं देगा आपको। बट रफली एक्सपेरिमेंट के लिए हम लोग यहाँ पे पॉइंट सोर्स लेके चीजें सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, पक्का। सन को अगर आप देखोगे तो हम लोग स्फेरिकल सोर्स मान के चलेंगे, बट इफ यू गो एट अ वेरी लार्ज डिस्टेंस तो वो क्या हो जाएगा, फिर वो सोर्स एट इन्फिनिटी। और अगर इनफाइनाइट डिस्टेंस पे तो उसके शेप का कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। बट प्रैक्टिकली ऐसे नहीं होता, इन्फिनिटी मतलब ऐसे नहीं होता, हम लोग को कुछ ना कुछ शेप लेके सॉल्व करते हैं हम लोग,
ठीक है चलो पक्का ये हो गया, पेन नीचे मत रखना। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है चलो सीधा सीधा क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक चीज आपको पता नहीं है, यहाँ पे देख लो, ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एवरीवन लुक हियर, डू नॉट राइट एनीथिंग, डू नॉट राइट एनीथिंग, एक सेकंड यहाँ पे एवरीवन लुक हियर। एक चीज आपको पता नहीं है वाले क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन फटाफट पढ़ लो। फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ अ साउंड वेव हुज फ्रीक्वेंसी इज 250 हर्ट्ज, किसका वैल्यू दिया है, एफ, करेक्ट है, फ्रीक्वेंसी दिया है, एफ दिया है, करेक्ट है। द डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम एट दिस पोजीशन इज इक्वल टू 1 × 10⁻⁴, एम्पलीट्यूड की वैल्यू दी है, डू नॉट राइट, ओके। यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है, एम्पलीट्यूड की वैल्यू दी है। द डेंसिटी ऑफ द मीडियम, रो का वैल्यू दिया है, ठीक है। मुझे होता है इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है, इंटेंसिटी का आपने फॉर्मूला क्या लिखा है, फटाफट देख लेना, चेक 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 चेक, क्या दिया है, हाफ रो इनटू क्या, हाफ रो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर वी, करेक्ट है। तो अब मुझे बताना यहाँ पे ओमेगा नहीं है, ठीक है, अगर मैं देखूं तो ओमेगा का वैल्यू यहाँ पे नहीं दिया है, करेक्ट है। सो हम लोग वेलोसिटी से ओके 2 पाई एफ से हम लोग सब्स्टिट्यूट करके निकाल सकते हैं, करेक्ट है। ओमेगा का तो वैल्यू आ जाएगा, दैट इज नॉट एन इशू। एक इशू ये यहाँ पे वेलोसिटी पता नहीं है हम लोग को क्या है, ठीक है, वो तो आ जाएगा। वेलोसिटी का फॉर्मूला अभी तक आपको नहीं पता, मे भी पता रहेगा, पता है बल्क मॉड्यूलस के टर्म्स में क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो साउंड वेव का मैं आगे डिराइव करूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट, रूट ऑफ बी बाई रो होता है। फिलहाल के लिए कैसे क्यों आया वो बाद में की चीज हो गई, ये मैं प्रूव भी करने वाला हूँ। बी हो जाएगा मेरा बल्क मॉड्यूलस, रो क्या हो जाएगा, डेंसिटी। तो सबसे पहले वेलोसिटी लेके आओ, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू एंड गेट द आंसर, ओके फटाफट चलो गो। अच्छा ओके यूनिट पे आते हैं, बट बिफोर वी गो इनटू दैट थिंग, हाफ रो वी, यही फॉर्मूला होता है। रो का वैल्यू खुद कितना दिया है, फटाफट मुझे वैल्यूज बता दो। 1 दिया है, वेलोसिटी क्या आएगा, रूट ऑफ बी बाई बी कितना दिया है, बल्क मॉड्यूलस दिया है 400 का, और डेंसिटी दिया है 1 का इंटू ओमेगा, ओमेगा को मैं लिखूंगा 2 पाई एफ, एफ का वैल्यू 250 है, द होल स्क्वायर इंटू एम्पलीट्यूड कितना दिया है 10⁻⁴ का स्क्वायर, पक्का। ये सब चीजें अगर आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो कितना आ रहा है 0.25, पक्का। पाई स्क्वायर का वैल्यू रफली हम लोग कितना लेने वाले हैं 10, तो ये कितने लोगों का आ गया 0.25, ओके। अच्छा यूनिट क्या रहेगा यहाँ पे, वॉट पर मीटर स्क्वायर ना, पावर पर एरिया ना, तो वॉट पर मीटर स्क्वायर रहेगा, पक्का, ओके। आई होप सो एवरीवन इज विद दिस, पक्का ये हो गया सबका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। सॉल्व दिस, फटाफट फटाफट सॉल्व कर लो। क्या आ गया, आ गया फटाफट क्वेश्चन लिखो एंड गेट द आंसर। I1 by I2 क्या आ जाएगा, A1 by A2 द होल स्क्वायर, कितना आ जाएगा यहाँ पे 4:9, पक्का। किसी को कोई डाउट है, यस, ठीक। नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है। मुझे तो कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द टू ऑफ द इंटेंसिटीज ऑफ द टू वेव्स, उस इक्वेशंस आर गिवन बाय y1 इज इक्वल टू समथिंग एंड y2 इज इक्वल टू समथिंग। यहाँ पे दो इक्वेशंस है, ठीक है, चलो फटाफट फटाफट कैलकुलेट। I1 by I2 इज इक्वल टू, अभी बहुत सारे लोगों ने बस ये वाला प्रोपोर्शनलिटी लिया, बट F1 by F2 तो होल स्क्वायर भी हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी सेम है, अलग अलग है, अलग अलग है, पक्का। ये लॉजिक क्लियर है। कैन आई राइट दिस पार्ट एज, दोनों का रेशियो कितना आया एम्पलीट्यूड का 5:3 द होल स्क्वायर। पहले वाले का फ्रीक्वेंसी तो सीधा दिया नहीं है, बट कहने से ये ओमेगा है, ये ओमेगा 1 है, और ये क्या हो जाएगा ओमेगा 2, ओमेगा 1 बाई ओमेगा 2 खुद कितना हो जाएगा यहाँ पे 1:5, पक्का, जो खुद F1 बाई F2 है, क्योंकि ये 2 पाई F होता है ना, करेक्ट है। तो F1 बाई F2 का खुद का रेशियो कितना आया है 1/5 द होल स्क्वायर, कैंसिल आउट हो जाएगा 1:9। कितने लोगों का आ गया ये 1:9, गुड, समझ में आ रहा है लॉजिक। और अगर मैं पेपर सेट कर रहा तो 25/9 भी ऑप्शन में रखता था मैं। अब देखते हैं कि बहुत इंटरेस्टिंग चीज है हम लोग देखने वाले हैं इसमें। अभी तक हम लोग कितने वेव के साथ खेल रहे थे, एक, दो सर अभी खेला, ठीक है, नहीं वो तो हम लोग सिर्फ कंपेयर कर रहे हैं ना। अब दो वेव्स को हम लोग मिक्स करेंगे, ठीक है। सो व्हेनेवर आई, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे प्रैक्टिकली अगर आप देखोगे तो यूनिवर्स में कभी भी एक वेव वगैरह ऐसे कुछ लॉजिक नहीं होता। अगर आप देखोगे तो जनरली
2 या 3 वेव साइमल्टेनियसली यहाँ पे हो जाएंगे, वरना वो तो एकदम आइसोलेटेड इंसिडेंट हो गया जहाँ पे एक सिंगल वेव कहीं पे भी काम करेगा, ठीक है। ध्यान देते हैं, अब ये वाला पार्ट इंटरेस्टिंग है, एवरीवन लुक यू नो। सो ओवर हियर वी आर गोइंग टू यूज 2 वेव्स, ओके, और 2 वेव्स विल कोइंसाइड इन ऑर्डर टू गेट द थर्ड वेव। अभी देखते हैं ध्यान से, ठीक है, एवरीवन लुक यू नो। So over here we are going to check the superposition of the waves. Superposition of the waves मतलब क्या हो जाएगा? When 2 or more waves, okay, arrive at a point simultaneously, it will be called as superposition of the waves. आप पढ़ सकते हो? Okay. If you go fast and you go the wrong way, you gone fast, so you know that is the wrong way. You have enough time to go the ये सब चीजों में मानता ही नहीं हूँ, ठीक है, चलो चलिए प्रोसीड। ओके एवरीवन लुक हियर नाउ। लगे ना, अभी कोई भी कुछ भी नहीं लिखेगा, ध्यान देते। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यहाँ पे क्या है देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ भी नहीं, यहाँ पे टॉप में लिखा है, लिखना मत कुछ भी, ठीक है, ध्यान देते। यहाँ पे नॉट राइट, यहाँ पे देखो। सो ओवर हियर व्हेन 2 और मोर वेव्स, अभी तो 2 वेव है, 2 से ज्यादा वेव भी सुपरपोज हो सकते हैं। सुपरपोजिशन मतलब क्या? व्हेन 2 और मोर वेव्स अराइव एट अ पॉइंट साइमल्टेनियसली, ठीक है, ईच वेव क्रिएट्स इट्स ओन इफेक्ट वेयर द रिजल्टेंट इज गिवन एज द वेक्टर एडिशन ऑफ बोथ द वेव्स, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है, ये डेफिनेशन को भूल जाओ थोड़े टाइम के लिए, एंड लेट अस जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन द डायग्राम फर्स्ट, फिर हम लोग देखते हैं कि सुपरपोजिशन ऑफ द वेव्स एक्चुअली क्या है और इसके एप्लीकेशंस क्या क्या है, ठीक है। तो मेरे पास सबसे पहले यहाँ पे 2 वेव्स है, ठीक है, एक वेव राइट में जा रहा है और दूसरा वेव लेफ्ट में जा रहा है, ठीक है। आप ध्यान से देख सकते हो, यहाँ पे मान लेते कि दोनों सेम वेव है, दोनों सेम वेव है, मतलब यहाँ पे अगर पहला वाला, अगर आप देखोगे तो पहला वाला वेव जो है ये वाला, लेटर से कि ये साउंड वेव है, तो ये भी क्या रहेगा? साउंड वेव, ठीक है। वेवलेंथ अलग अलग हो सकता है, पर दोनों एक साउंड और एक लाइट ऐसे मिक्सचर में नहीं है, ठीक है। सो अगर मैं देखो ध्यान से, अब देखना ये वाला पार्ट इंटरेस्टिंग है। 2 वेव्स है, तो यहाँ पे पहला वाला वेव राइट में जा रहा है विद वेलोसिटी v। मुझे बताओ कि अगर दोनों साउंड वेव है तो दोनों का वेलोसिटी सेम रहेगा या अलग अलग रहेगा? सेम, ठीक है। तो सुपरपोजिशन ऑफ द 2 वेव्स में अगर आप देखोगे ध्यान से, पहला वेव जा रहा है राइट में, दूसरा वेव जा रहा है लेफ्ट में, दोनों का वेलोसिटी सेम है। मुझे बताओ पहला वाला वेव क्रेस्ट में या ट्रफ में? वैसे तो ये वेव नहीं है, वैसे तो ये क्या है, क्या बोलते हैं? यस, एक्सीलेंट। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? पल्स। पूरा वेव तो है नहीं, पहले हम लोग छोटा सा पार्ट वेव का स्टडी करते हैं, फिर पूरे वेव को इंट्रोड्यूस कराते हैं, बट फिलहाल के लिए ये है क्या? पल्स। मुझे बताओ लेफ्ट वाला पल्स क्रेस्ट में या ट्रफ में? देख के पता चल रहा है आपको, क्रेस्ट। राइट वाला पल्स भी कहाँ पे है? क्रेस्ट। तो दोनों सेम डायरेक्शन में, मतलब सेम अबाउट द एक्स एक्सिस है या अबाउ बिलो है? सेम एक्सिस। तो अगर सेम एक्सिस है, मुझे बताओ जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड रहेगा वो एक्सेलेंट, वो कंस्ट्रक्टिव रहेगा या डिस्ट्रक्टिव रहेगा? कंस्ट्रक्टिव। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड रहेगा कितना वो मुझे बताओ? एक्सेलेंट। एडिशन की वजह से आ जाएगा, कितना आने वाला है? पहले वाले का A1 है, मान लेते कि पहले वाले का A1 है, ठीक है, या फिर Y1 है और इसका Y2 है, तो रिजल्टेंट का कितना रहने वाला? Y1 प्लस Y2। तो वो वेव बड़ा दिखेगा या छोटा दिखेगा? बड़ा दिखेगा, पक्का। तो आपका क्या रिजल्टेंट वेव कुछ ऐसा दिखाई देने वाला है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, रिजल्टेंट वेव आप ड्रॉ कैसे करोगे? एकदम इजी है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे कुछ तो एक चीज लिखी है, ठीक है। ओके एक बार ये पढ़ लेते हैं अब यहाँ पे, ठीक है, और इसका ही अपोजिट हम लोग देखेंगे। व्हेन 2 और मोर वेव्स सुपरपोज ऑन अ मीडियम पार्टिकल, ठीक है, ये दैट इज ओके। द रिजल्टेंट ऑफ द मीडियम पार्टिकल इज गिवन एज द, क्या लिखा है यहाँ पे? वेक्टर सम। वेक्टर सम मतलब क्या हो जाएगा मुझे बताओ। अब ये वेव का हर एक पार्टिकल, ये y1 है y2 है, सेंटर का कितना होने वाला है? y1 प्लस y2। मान लेते हैं कि ये सेक्शन इसका 2 सेंटीमीटर था और ये सेक्शन इसका 3 सेंटीमीटर था, तो कितना हो जाएगा? 2 प्लस 3। सीधा सीधा हम लोग वेक्टर एडिशन करेंगे, बट अगर आप देखोगे टेक्निकली वेक्टर एडिशन यहाँ पे एक ही एक्सिस में, कौन सा एक्सिस में? ये ठीक है। मुझे बताओ कि अगर इसका मैं डिफरेंस देखो उल्टा वाला, तो एक ट्रफ में और एक क्या है? क्रेस्ट में। मुझे तो इसका रिजल्टेंट क्या आने वाला है? y1 माइनस y, ठीक है, वेक्टर एडिशन ही है ये भी। बट इसमें एक इश्यू है, मुझे बताओ वेव का शेप ऐसे ही हमेशा दिखेगा, टाइम के हिसाब से चेंज होते जाएगा? मतलब इन शॉर्ट मैं आपको पूछ रहा हूँ, मुझे बताओ ये वेव स्टार्टिंग में एट t=0 पे ये दिया है, सपोज के डायग्राम t=0 पे कुछ ऐसे दिखाई दे रहा है। मान लेते कि 1 सेकेंड के बाद सुपर इम्पोज होते हैं और कुछ ऐसे दिखाई देगा, तो रिजल्टेंट मेरे को कुछ ऐसे दिखाई देगा ना, करेक्ट है ये? पक्का। अब यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है, उसके बाद क्या होगा वो मुझे बताओ। इसके बाद क्या होगा? चलो ये दोनों का ये पॉइंट ऑफ सुपरपोजिशन पता है मुझे, उसके बाद क्या होगा? वो बड़ा वेव भी कंटिन्यू करेगा। क्या होगा? देखो अभी ये वाले केस के ज्यादा अच्छे से स्टडी कर सकते हैं हम लोग। कैन आई से
वेव अपने हिसाब से पास होते जाएगा, मतलब थोड़े टाइम के बाद ये वाला वेव राइट से कहां पे आ रहा था, लेफ्ट, और ये वाला वेव कहां से कहां पे जा रहा था, लेफ्ट से लेके राइट। दे विल कंटिन्यू देयर ओरिजिनल पाथ, मतलब ये राइट का यहाँ पे आया, यहाँ पे आ जाएगा, और ये लेफ्ट से राइट में जा रहा था और ये वापस कुछ ऐसे दिखाई देने लगेगा। मतलब बोथ द वेव्स विल कंटिन्यू देयर ओरिजिनल पाथ, ओके, आफ्टर देयर इंटरेक्शन और आफ्टर देयर सुपरपोजिशन। इज दिस पार्ट क्लियर? बट अगर बट अगर यहाँ पे फ्रिक्शन लॉसेस है जो प्रैक्टिकली होते हैं, तो वहां पे एक्चुअली आपको इतने इसमें नहीं दिखेगा। कोई तो एक वेव सर्वाइव करता है मोस्टली, दूसरे वेव का एम्पलीट्यूड बहुत डिक्रीज हो जाता है क्योंकि वहां पे फ्रिक्शन लॉसेस होते हैं, ठीक है। बट उसके बिना अगर आप देखोगे तो अपना अपना डायरेक्शन में वेव कंटिन्यू करेगा। इज दिस पार्ट क्लियर? बोलो। सुपरपोजिशन के वजह से एम्पलीट्यूड में कुछ चेंज नहीं आएगा, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मतलब ये वाले पोजीशन पे आफ्टर दिस सेपरेट नहीं, आफ्टर दे सेपरेट कोई चेंजेस नहीं आएंगे, अज्यूमिंग कि फ्रिक्शन लॉसेस कितने हैं, 0। मतलब इसका भी अगर आप एम्पलीट्यूड देखोगे तो वापस कितना होना, पहले क्या था y2 था, अभी भी कितना हो जाएगा y2, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा y1, या फिर a1 a2 रहेगा तो a1 प्लस a2 a1 माइनस a2। तो एक बार डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एक से ना फर्स्ट कॉपी डाउन दिस थिंग, ठीक है, पहले डेफिनेशन लिख लो और साइड बाय साइड कॉपी कर लो, बाद में आप लिखते लिखते डाउट पूछ लो। ये लेफ्ट वाले केस में भी वही होगा, क्या? मतलब वो बड़ा वेव आएगा और फिर हाँ, ये लेफ्ट वाले केस में भी अगर आप देखोगे ये वेव ऐसे ही ट्रांसमिट होते जाएगा, ये वेव ऐसे ही ट्रांसमिट होते जाएगा। अब एग्जाम में इसके डायग्राम्स पूछते हैं, डायग्राम्स इंटरेस्टिंग है, ठीक है। हाँ पूछो क्या हो गया? ये ड्रॉ करना है। हाँ ड्रॉ करना है, ये ड्रॉ करना है, इजी सा डायग्राम है। जो रिजल्टेंट रहेगा उसके लिए हम लोग को इंडिविजुअल वैल्यूज लेके यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा, दैट इज हाउ अ वेव विल लुक लाइक। नाउ द प्रॉब्लम विद दिस टाइप ऑफ वेव्स इज, यस, पहले वाले में जब y1 और y2 क्रॉस करके हो गए, हाँ उसके बाद भी हाँ, उसके बाद देखो फर्स्ट वाले में ये वंस दे हैव क्रॉस्ड तो ऐसा कुछ दिखाई देगा, y2 यहाँ पे y1 यहाँ पे, और वो सिर्फ वो इंस्टेंट ये हाँ इंस्टेंट के लिए बस ओवरलैप होता इसलिए है। वहाँ पे वो पार्टिकल पे मेंशन किया है। तो वो जब ओवरलैप होता है वो फिनोमेनन सुपरपोजिशन। उसके सुपरपोजिशन कभी कभी चांसेस है कि पूरे ओवरलैप भी नहीं होंगे, देखेंगे हम लोग ये सब इसमें, ठीक है, मतलब ऐसा आधा ही हो सकता है, यस, बट यहाँ पे देखना, यहाँ पे देखेगा, ठीक है। सो ओवर हियर इफ आई कंसिडर, ठीक है, एवरीवन लिखे ना, सो इफ आई कंसिडर, ठीक है, यहाँ पे अगर आप वेव्स देखोगे तो वेव्स यहाँ पे टोटली अगर आप जितने एग्जाम में आते हैं वो 3 तरीके के वेव्स होंगे, रेक्टेंगुलर, ट्रायंगुलर और आपके साइनसॉइडल। बट साइनसॉइडल इतना डेप्थ में आपको नहीं आएगा क्योंकि वो सॉल्व करना थोड़ा सा टफ होता है, ठीक है। तो आपको जनरली रेक्टेंगुलर या ट्रायंगुलर वेव्स लेके आपको ये सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। सो अगर आप देखोगे सुपरपोजिशन के आप ये लिखते जा सकते हो, देयर आर 5 एप्लीकेशंस, ठीक है। सबसे पहले एप्लीकेशन है आपका व्हेन द 2 पल्सेस आर ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, ये हम लोग करेंगे आज, ठीक है। सेकंड एप्लीकेशन है यहाँ पे इंटरफेरेंस ऑफ द वेव्स, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, ठीक है, जिसके ऊपर लाइट आप लिखते जा सकते हो, ठीक है, जिसके ऊपर लाइट के नेचर के ऊपर डिबेट हो गया था, ठीक है। थर्ड विल बी द स्टेशनरी वेव्स, ठीक है, ओके, थर्ड विल बी द स्टेशनरी वेव्स। फोर्थ वन विल बी बीट्स, ठीक है, हाँ वही वाले, ठीक है। एंड द फिफ्थ वन इज नसाजस फिगर्स, जो आपको नहीं आते, ये हम लोग ने किया भी है पहले, करेक्ट, बट आपको ये इतना वेव्स के इसमें नहीं आते, आप नॉर्मल एसएचएम के टर्म्स में देख सकते हो। हम लोगों ने देखा था एलिप्टिकल था, सर्कल था, स्ट्रेट लाइन था, पक्का, ठीक है। अभी हम लोग ये फर्स्ट एप्लीकेशन देखने वाले हैं, देखो ना, 2 pulses that are traveling in opposite direction। क्वेश्चन लिख लेना, क्वेश्चन हम लोग एक ही बार लिखेंगे, उसके बाद सीधा सीधा हम लोग सम देखेंगे, सम्स इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। फिलहाल के लिए आई एम गोइंग टू टेक सम स्क्वायर वेव्स एंड रेक्टेंगुलर वेव्स, देन आई एम गोइंग टू प्रोसीड विद द ट्रायंगुलर वेव्स, पक्का, ठीक है। क्वेश्चन एक ही बार लिखोगे, डायग्राम बहुत सारे बनने वाले हैं, आप साइड बाय साइड 2 सोल्यूशन लिख सकते हो, बट सोल्यूशन एक के नीचे एक आना चाहिए, मतलब एक सम का सोल्यूशन एक के नीचे एक ही आएगा, ठीक है, समझेगा आपको क्या करना है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन दिस क्वेश्चन, थोड़ा सा आपको नहीं आर्टिस्टिक वगैरह भी कुछ नहीं है, बट थोड़ा सा आपको यहाँ पे कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा, इसमें फिजिक्स इतना कुछ नहीं है इतना खास, ठीक है। फिजिक्स एकदम सिंपल सा फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या, स्पीड इनटू टाइम, मुझे तो और स्पीड और टाइम दोनों एकदम सिंपल सिंपल से वैल्यूज दिए, क्या क्या दिया है 1 1, तो डिस्टेंस भी कितना ट्रेवल करेगा 1। अब देखते दिया ध्यान से, ठीक है, पेन नीचे रख दो, इंटरेस्टिंग चीज है यहाँ पे, ओके। फर्स्ट वी आर गोइंग टू कंसिडर ओनली द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द वेव, दैट इज द रेक्टेंगुलर वेव, ठीक है। देन लेट अस प्रोसीड विद द डिफिकल्ट वंस, बट लेट अस फर्स्ट स्टार्ट विद द सिंपलर वेव्स, ओके।
सो ओवर हियर इफ आई कंसिडर, यहाँ पे ये मेरा पहला वेव है, यहाँ पे ये मेरा दूसरा वेव है, पक्का ये लॉजिक क्लियर है, ठीक है, ध्यान देते अभी यहाँ पे। सो दिस इज द फर्स्ट वेव, दिस इज द सेकेंड वेव, ठीक है, ध्यान देते। सो ओवर हियर इफ आई कंसिडर, यहाँ पे ये 1 है, यहाँ पे देखना ध्यान से, ये 1 है। आपको क्वेश्चन में बस इतना दिया रहता है, ये वेव यहाँ पे जा रहा है, ये वेव यहाँ पे जा रहा है, तो हम लोग को डायग्राम निकालना है, कितने सेकंड्स के बाद हम लोग को डायग्राम निकालना है, लेट दिस बी इक्वल टू 4 एंड लेट दिस बी इक्वल टू 7, ठीक है, ध्यान देते हैं यहाँ पे हम लोग को डायग्राम निकालना है आफ्टर हाउ मेनी सेकंड्स, 1 सेकंड, ठीक है, ध्यान दो। 1 सेकंड में कोई भी पॉइंट वेव का देखते हैं ना, 1 मीटर यहाँ पे देखो, 1 सेकंड में कोई भी पॉइंट, कोई भी वेव का कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 1। सो हाउ टू प्रोसीड विद दिस, ठीक है, एंड दिस डिस्टेंस इज आल्सो 1। जो भी मैं ब्लू में मार्क कर रहा हूँ वो मेरा मेन क्वेश्चन है, ठीक है, अभी आंसर देते हैं। यस, अभी देखो आपको सॉल्व कैसे करना है। स्टार्टिंग को आपको लगेगा एकदम इजी है, बट धीरे धीरे हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है, ध्यान देते हैं, ध्यान। सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स के साथ स्टार्ट कर लो, 0, ठीक है, जो भी मैंने ब्लू में ड्रॉ किया है वो मेरा मेन क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान देते हैं। इसका कोऑर्डिनेट कितना होने वाला है, 1, इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, इसका 3, सिंपल है। अब यहाँ पे यही कोऑर्डिनेट्स को नीचे एक्सटेंड कर दो, ठीक है, यही कोऑर्डिनेट्स को नीचे एक्सटेंड कर दो, यहाँ पे मेरा आंसर आने वाला है, ठीक है। मुझे बताओ 0 वाला कोऑर्डिनेट कहाँ पे जाएगा, हर एक कोऑर्डिनेट कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, 1, तो 0 वाला कोऑर्डिनेट कहाँ पे आने वाला है, 1 का 1 पे आ जाएगा ना 0 का कोऑर्डिनेट, 1 का कहाँ पे आएगा, 2 पक्का। मुझे बताओ अभी मैं एक रिजल्टेंट में ब्लैक में ड्रॉ करता हूँ, अभी देखना ध्यान से, कितने का हाइट ड्रॉ करूं मैं, ये 4, पक्का, ये क्लियर है। सिमिलरली 0 का 1 पे गया, 1 का 2 पे गया, 2 का कहाँ पे जाएगा, 1 पे ना, क्योंकि ये वेव कहाँ पे ट्रेवल कर रहा है, लेफ्ट, पक्का, ठीक है। 0 का सॉरी 2 का कहाँ पे आ गया, 1, मतलब यहाँ पे कहीं पे तो है, एंड 3 का कहाँ पे आ गया, 2, हाइट कितना है उसका, 7, पक्का। ये 4 का हो गया, ये 7 का हो गया। अभी जो रिजल्टेंट रहेगा वो मैं ब्लैक में ड्रॉ करता हूँ, कहने से रिजल्टेंट कुछ ऐसा रहने वाला है, कितने का हाइट रहेगा यहाँ पे, 11, पक्का, ये लॉजिक क्लियर है सबको, नॉट राइट, समझ में आ गया, ठीक है। हम लोग धीरे धीरे डिफिकल्ट टेस्ट में जाएंगे, स्टार्टिंग में आपको इजी लगेगा, ठीक है। चलो यहाँ पे देखते हैं, नेक्स्ट हम लोग सेम ड्रॉ कर लेते हैं, ऐसे कुछ है, ठीक है, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, यहाँ पे लेट दिस बी इक्वल टू, कितना हाइट ले लेते हैं, 5, यहाँ पे ले लेते हैं 8, ठीक है। इसका आप डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो, ड्रॉ डायग्राम ड्रॉ कर लेना, शेप पूछते हैं, ये सब कुछ क्वेश्चन सेम ही है। इसका देख लेते हैं यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, ठीक है, 0 1 2 3, ऐसे कुछ आ जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा 8, तो मुझे तो रिजल्टेंट कितना आने वाला है, 3, कहाँ पे, ऊपर या नीचे, ये वाला मेरा रिजल्टेंट वेव है, बराबर है। ये कितने लोगों का आ गया, ये ठीक है, आ गया सबको ही, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, आप देखते हैं अभी इंटरेस्टिंग चीज है, ठीक है। जो भी है क्वेश्चन यही है, रिजल्टेंट वेव जो रहेगा एक ही वेव दिखेगा, तो ट्राई कोऑर्डिनेट्स भी नहीं किया, तो ट्राई करो। मुझे एक ही वेव बताओ कि वो वेव का शेप कैसे दिख रहा है, मुझे 2 में मत बताओ। हाँ सही है, गुड, बहुत सारे लोगों को आ गया, ये जो येलो में है, हाँ सही है। और मुझे वहां से बता दो कौन सा वाला, हाँ सही है, गुड, ठीक है। ऐसा बनेगा, नहीं रॉन्ग है, वो ओवरलैप होता है ना, ये दोनों का, ये ऐसा, ओके ठीक है, एवरीवन लुक है, ठीक है। चलो सबसे पहले तो हम लोग कोऑर्डिनेट्स लिख के ले लेते हैं, ठीक है। 0 1 2.2 3.2, पक्का ये क्लियर है। किसी ने इसको 2 तो नहीं लिखा है ना, 2.2 आएगा, समझो ना, गैप 2 का है। अच्छा ठीक है, अब देखो, अब इंटरेस्टिंग चीज स्टार्ट हो जाएगी। मुझे बताना 1 का 0 का कहां पे जाएगा, 1 पे, देखो मैं इंडिविजुअली पहले निकल रहा हूं, 1 पे आएगा और उसका हाइट कितना है, 4,
पक्का। 1 कोऑर्डिनेट कहाँ पे चला जाएगा? 2, मतलब 2.2 के थोड़ा पहले आ जाएगा ना। यहाँ तक मेरा फर्स्ट वेव खत्म हो गया, हाँ या ना? समझ रहा है? रिजल्टेंट में निकालूंगा थोड़े टाइम में, अभी देखो 2.2 का कहाँ पे आ जाएगा? 1.2, यहाँ पे कहीं पे तो, और ये 3.2 का 2.2, हाइट कितना उसका? 6। पक्का ये मेरा सेकेंड वेव है। अब देखो ठीक है, यहाँ पे मैं एक और कोऑर्डिनेट निकाल देता हूँ, ये 2 का कोऑर्डिनेट है, ठीक है, ये 2.2 है। अब देखते हैं। नाउ टेल मी वन सिंपल लॉजिक, द वेव्स आर ओवरलैपिंग बिटवीन 2 कोऑर्डिनेट्स, व्हाट आर दोस 2 कोऑर्डिनेट्स? 1.2 and 2.2. मुझे बताओ कि यहाँ से कहने से 1.2 और 2.2 के बीच में ही ओवरलैप हो रहा है। 1.2 और 2 पे, करेक्ट है, सॉरी 2.2 नहीं, 1.2 और 2 के बीच में, तो सिर्फ इतने सेक्शन में सुपरपोजिशन हो जाएगा। इसके लेफ्ट का वेव को कुछ अफेक्ट करेगा क्या? राइट में भी कुछ अफेक्ट करेगा क्या? राइट का वेव अभी भी वैसे ही है। सेंटर में कितना आ जाएगा? जहां पे ओवरलैप हो रहा है वहां पे कितना आ जाएगा? 10। पक्का? तो आपका रिजल्टेंट वेव अगर मैं सेपरेटली निकाल के बताऊं तो कुछ ऐसे दिखाई देगा। ये हाइट थोड़ा कम रहेगा, मतलब ये यहां से होगा। एवरीवन लुकिए यहाँ पे देखो, फटाफट पहले तो मैं इंडिविजुअल वेव्स बना के ले लेता हूँ। 1 से लेके कहाँ तक आ जाएगा? थोड़ा 1.8 के आगे आ जाएगा पक्का, और ये 2.8 का 1.8 से स्टार्ट हो जाएगा, और ये 0.8 यहाँ पे कहीं पे तो आ जाएगा पक्का। रिजल्टेंट देखना कहाँ क्या आएगा। इसके लेफ्ट हैंड साइड में जैसा है वैसे के वैसे वेव, लास्ट में थोड़ा सेपरेटली भी ड्रॉ करके बताता हूँ। यहाँ पे 5 और यहाँ पे जहाँ पे ओवरलैप हो रहा है तो 2 का आ जाएगा, और फिर 5 वापस यहाँ पे। तो आपका रिजल्टेंट वेव कुछ ऐसे दिखाई दे रहा है। ये है आपका रिजल्टेंट, समझा? कितने लोगों का आ गया ये? ओके गुड। चलो और थोड़े टफ में जाते हैं। तो इसमें फिजिक्स तो कुछ है नहीं, टेक्निकली लॉजिक बेस्ड चीज है। ये वाले क्वेश्चन में भी सिर्फ बीच का रिजल्टेंट नहीं है, सब पूरा रिजल्टेंट है। आपका वेव 1 सेकंड के बाद ऐसे दिख रहा है। आपका 1 सेकंड के बाद वेव ऐसे दिख रहा है। बेसिकली ऑसिलोस्कोप वगैरह के लिए बहुत काम का ये इलेक्ट्रोस्टैट्स इसके ऊपर ही काम करते हैं। मतलब इलेक्ट्रोस्टैट्स अभी आप नहीं देखोगे, बट जैसे आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वगैरह देखोगे तो जब भी हम लोग पल्स वगैरह सेंड करते तो इसके तरफ ऑसिलोस्कोप ऐसे ही बनता है। ऑसिलोस्कोप देखा आपने? क्या होता है अभी क्या होता है, अभी कैसे बताऊं मैं आपको? स्क्रीन पे आपको वेव्स दिखते हैं, इलेक्ट्रिकल वेव्स। हाँ, बहुत सारे नॉब होते हैं, जैसे सिर्फ 4-5 के ही काम कर रहे थे आपके। चलिए, एवरीवन आई ऑल्सो एवरीवन इज डन विद दिस। एवरीवन देखिए ना, पक्का ये पार्ट सबका हो गया? इरेज कर दूं? यहाँ पे देखते हैं एवरीवन। सेम क्वेश्चन है, सेम ही है क्वेश्चन। सर पहले एक एग्जांपल आप बता दो। नहीं सीधा सीधा जंप करो। गुड एवरीवन। पहले मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। अभी देख लो एवरीवन लुक हियर। एक सेकंड में बाद में देख लो, नहीं रॉन्ग है वो। 1 सेकेंड। 0 1 2 3 फटाफट देख लो। 4 पक्का ये लॉजिक क्लियर है? ठीक है, 0 1 2 3 4 ठीक है। 0 वाला 1 पे आ गया, चलो फटाफट देख लेते हैं। 0 वाला 1 पे आ गया, 1 वाला 2 पे आ गया, करेक्ट है। उसका हाइट कितना है? 2 का कितने का हाइट है ये? 6 पक्का। ओके, पहले मैं इंडिविजुअल निकाल लेता हूँ। 2 वाला 3 पे आ गया, यस। 3 वाला 2 पे आ गया, करेक्ट है। यहां तक सबको आ गया रहेगा मोस्टली। ये 5 है, थोड़ा सा हाइट कम है, थोड़ा डिफिकल्ट है ये। यहाँ पे देख लो
यहाँ तक तो आगे रहेगा आपको। हाँ सर आ जाएगा। वो ट्रायंगल बड़ा यहाँ पे देखते हैं करना क्या है इसके आगे। देखो ये 0 है, यहाँ पे ओवरलैपिंग, ये वाला वेव पूरा ओवरलैप हो रहा है ना, रेक्टेंगुलर वेव पूरा ओवरलैप हो रहा है, ट्रायंगुलर पूरा नहीं हो रहा है, ट्रायंगुलर सिर्फ आधा ओवरलैप हो रहा है। पक्का? अच्छा okay। मुझे बताओ तो यहाँ से यहाँ तक वेव जैसा है वैसे का वैसे ही रहने वाला है। पक्का? पर सर हमको ओवरलैप जो हो रहा है। एक सेकंड, यहाँ तक ठीक है, ध्यान दो पहले मैं क्या ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ तक लॉजिक ठीक है, यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट निकालने का, राइट वाले का कोऑर्डिनेट निकालने का ट्राई करता है। ट्रायंगुलर का जो ये जो भी है वर्टेक्स है उसका 0 आया, हाइट कितना था 5, 0 + 5 कितना होने वाला है 5। यहाँ पे मेरा कोऑर्डिनेट आ जाएगा, तो मतलब ये वेव कुछ ऐसे दिखाई देगा। पक्का? ध्यान देते हैं, मैं बीच का यहाँ पे ये वाला पॉइंट ड्रॉ करता हूँ। अब ये 6 + 5 कितना हो जाएगा 11, यहाँ पे कहीं पे तो आ जाएगा, करेक्ट है ऐसे, राइट। और लास्ट में वेव मेरा ऐसे कुछ दिखाई देगा। स्ट्रेट लाइन आएगा या कर्व आएगा, सॉरी मतलब पैरेलल लाइन आएगा या इंक्लाइन आएगा, इंक्लाइन और स्ट्रेट लाइन मिला के मुझे देखो ना यहाँ पे दो वेक्टर, अगर मैं स्ट्रेट लाइन और एक इंक्लाइन ले लूँ तो रिजल्टेंट मुझे इंक्लाइन आएगा ना, तो स्ट्रेट लाइन कैसे होगा, इंक्लाइन होगा। तो बेसिकली आपका डायग्राम कुछ ऐसे दिखाई देता है। पक्का? ये है आपका रिजल्टेंट। क्या ये दोनों लाइन पैरेलल होंगे? नहीं, क्योंकि ये सिर्फ ट्रायंगल का, ये ट्रायंगल प्लस रेक्टेंगुलर का। ये है आपका रिजल्टेंट। ये कितने लोगों का आ गया? चलो वापस सेम ही सम दे रहा हूं मैं, लास्ट समय इसमें सर कोऑर्डिनेट प्लीज सर पॉइंट्स। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देख देंगे। सर कोऑर्डिनेट पॉइंट्स मत देना। क्या कोऑर्डिनेट पॉइंट्स मत। कोऑर्डिनेट आप खुद से निकाल लो। चलो वापस सेम ही सम। अब 0.2 और सब तो छोड़ दो फिर IIT के सपने, नहीं करना है तो छोड़ दो, मुझे क्या। चलो और डिफिकल्ट बनाता हूँ, 0.8 कर दो। हाँ अब ये मजेदार होने वाला है सब। ठीक है एवरीवन, सोच समझ के आराम से करो, आएगा आराम से करो, आएगा। हाँ हाँ, ये मतलब मेंस का डिफिकल्ट क्वेश्चन आप बोल सकते हो, क्योंकि उसमें कोऑर्डिनेट के साथ मुझे आंसर चाहिए, मुझे सिर्फ शेप नहीं चाहिए। शेप आपको समझ में आ जाएगा, बट विदाउट कोऑर्डिनेट आपको शेप भी गलत ही आने वाला है। लुक हियर, आराम से सॉल्व करते हैं। 0, 1, 2, 2.8 और क्या 3.8, यहां तक ठीक है। मैं इसको ही एक्सटेंड करता हूं तो थोड़ा इजी हो जाएगा। यहाँ पे आया 2, 2.8, 2 वाला 3 पे भी जाएगा ना, ये 3, हाँ 3.8, 4 का जरूरत है क्या? नहीं जरूरत नहीं है। 0 वाला 1 पे आया है, 1 वाला 2 पे गया है, 2 वाला 3 पे गया है, ऐसे और फिर 3 पे लाना। क्या ना इसे ऐसा कुछ रहेगा। पक्का? अब वो सिमेट्रिक है, वो यहाँ पे दिख नहीं रहा है, बट वो सिमेट्रिक है दोनों साइड से। ठीक है, एंड और इसका हाइट कितना है 6, हाइट है इसका 6, और दूसरे वाले का हाइट है 5, जो किसके कौन से कोऑर्डिनेट्स के बीच में 2.8 और 3.8। तो 2.8 यहाँ पे 1.8 लगेगा और नहीं सॉरी 2.8 1.8 पे आएगा। तो 2.8 to 1.8। हाँ 2.8 to 1.8। हाँ सर एक सेकंड सर 2.8 to 1.8। ये नहीं, ये कोऑर्डिनेट 2.8 का है ना, ये 1 का है। 1.8 चाहिए सर। 1.8 रहेगा, करेक्ट है। 2 है। एक सेकंड, मैंने यहाँ पे गड़बड़ कर दिया, ये 1.8 आएगा। नहीं सर 2 लिखा है आपने 2। नहीं सर, हाँ सॉरी मैंने नीचे गड़बड़ कर दिया। एक सेकंड ठीक है, ये 1.8 से लेके 2.8 मतलब यहाँ पे कहीं पे तो आ जाएगा, यहाँ पे कहीं पे तो आ जाएगा, ऐसा कुछ स्क्वायर रहेगा। पक्का? 1.8 से लेके 2.8 यहाँ तक ये समझ में आया। अब मैं ओवरलैपिंग स्टार्ट कर दूंगा। मुझे बताओ इसके लेफ्ट में जो चीजें हैं वैसे के वैसे दिखेंगे, राइट में भी चीजें। मुझे बताओ रेक्टेंगुलर वेव पूरा अंदर आ चुका है ना, पूरा ओवरलैप हो चुका है। ये लेफ्ट हैंड साइड में चीजें वैसे के वैसे, राइट हैंड साइड में चीजें वैसे के वैसे। अब देखते हैं, यहां से हम लोग कोऑर्डिनेट्स मार्क करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है,
सेंटर का मुझे बताओ, सेंटर का कोऑर्डिनेट कितना रहेगा? ये कितना दिया है? 2 ये 6 है, 5 है, ये कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा ना अच्छा y y में, 11 हो जाएगा। ठीक है। यहाँ से ओवरलैपिंग स्टार्ट हो चुका है, यहाँ पे 11 आ गया ना, तो यहाँ पे आ गया मेरा 11, करेक्ट है, ओके। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ये वाले पार्ट में ओवरलैपिंग हो चुका है, बट ये 5 है, इसका कोऑर्डिनेट कितना रहेगा? थोड़ा डिफिकल्ट है ये मैं आपको शेप ड्रॉ करके बताऊं पहले, मैं कोऑर्डिनेट बता देता हूं बाद में। यहाँ पे सर्टन पॉइंट और यहाँ पे सर्टन पॉइंट यहाँ पे ओवरलैप हो रहा है, तो ये ऐसे शेप दिखाई देगा। यहाँ पे सर्टन लैप, यहाँ पे ओवरलैप होगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि यहाँ से पास होगा, यहाँ पे कुछ ऐसे दिखाई देगा, एंड दिस विल बी द वेव, मतलब आपका वेव कुछ ऐसे दिखाई देगा। ये आपका वेव है रिजल्टेंट, ऐसे कुछ तो है। ये कितने लोगों का आ गया? ठीक है, ओके। अभी मैं कोऑर्डिनेट्स बता देता हूँ कौन से कितने हैं। ये ऊपर क्यों गया वो समझ में आया? क्योंकि ट्रायंगल का सर्टेन पॉइंट था और इसका हाइट कितना था? 5। ट्रायंगल का हाइट कितना है वो चेक करते हैं, ठीक है। मुझे बताओ, यहाँ पे देख लेते हैं। ये कोऑर्डिनेट 1.8 है और ये कोऑर्डिनेट कितना है? 1। मुझे तो गैप कितने का हो गया है? 0.8। पक्का ध्यान दो यहाँ पे। गैप जब भी 1 था तभी हाइट था 6। गैप जब भी 1 था तभी हाइट था 6, ठीक है। तो 0.8 पे हाइट कितना हो जाएगा? y ले लेते तो y कितना हो जाएगा? 4.8। मतलब ये वाला अगर आप कोऑर्डिनेट देखोगे तो ये वाला कोऑर्डिनेट सबसे पहले कितना आ जाएगा मेरा? 4.8। तो मुझे बताओ ये कोऑर्डिनेट कितना होने वाला है यहाँ पे? 9.8। पक्का? ये कितना था? 11 शायद से, बराबर है। ये 11 था, ठीक है। एक सेकंड, ये भी बाकी है ना, ये वाला कोऑर्डिनेट भी बाकी है ना, इसका भी हाइट पता चलना चाहिए। मुझे तो ये वाला डिस्टेंस 1 था तो हाइट था 6। ये डिस्टेंस कितना है? 0.2 है ना, ये 2.8 है। तो जब भी हाइट 1 था तभी ये 6 था, ये 0.2 पे कितना हो जाएगा? x कितना हो जाएगा? 1.2। तो ये हाइट कितने का आ गया? 1.2, मतलब एकदम छोटा सा हाइट है ये 1.2 का हाइट है। और ये 1.2 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 6.2। ये 6.2 का हाइट है। बोलो ना, ये आपके डायग्राम बोलो। वो 6 कैसे आया? कौन सा? 1 पॉइंट शेप में ये वाला? नहीं उसके पहले वाला 1.8 वाला जो था, हाँ उसमें 6 कैसे आया? y कोऑर्डिनेट मतलब आपने y कोऑर्डिनेट मैंने 6 का नहीं, वो 6 नहीं है, मैंने बस ऐसे ड्रॉ किया। नहीं, वो हाइट 9.8 का है, हाइट 9.8 का है। ये फाइनल है। 6 की वजह से ऐड नहीं किया मैंने। कहाँ पे 6 से ऐड किया? 5 से ऐड किया। क्यों किया वो पूछ रहा हूँ। रेक्टेंगल का हाइट 5 है ना, और ट्रायंगल का हाइट कितना आया था मुझे? कितना आया था? 4.8। 5 प्लस 4.8 9.8। अच्छा ओके, कोऑर्डिनेट्स कितने लोगों का आ गए? थोड़े लोगों को ही आए कोऑर्डिनेट चार्ज y में, मतलब उसका हाइट। हाँ हाइट, ठीक है। देख लो ये आपका फाइनल डायग्राम। कोऑर्डिनेट जनरली डायरेक्टली नहीं पूछते, यहाँ पे देख लो एवरीवन, कोऑर्डिनेट जनरली डायरेक्टली नहीं पूछते। यहाँ पे जो जनरली डायग्राम होगा इसमें आप क्लियरली देख सकते हो ये पॉइंट 6.2 पे है, तो ये पॉइंट नीचे रहना चाहिए इससे। तो बस वही शेप में डिफरेंस आता है, मतलब आपको एक ऑप्शन ऐसे रहेगा, बराबर, मतलब ये नीचे आया, और एक ऑप्शन ऐसे रहेगा जहाँ पे ये पॉइंट कहाँ पे है? ऊपर, सेम है या ऊपर है। तो उसके लिए आपको कोऑर्डिनेट निकालना जरूरी है, उसके बिना आपको नहीं समझ में आएगा कि शेप कैसे है, आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते डायरेक्टली, ठीक है। समझ में आ गया? यहाँ पे देख लो एवरीवन, लुक हियर। तो यहाँ पे बेसिकली फॉर दिस सम्स टू वेव्स आर ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, हम लोगों को कुछ नहीं करना है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स को ऐड करना है। अब देखो इसमें फिजिक्स तो कुछ है नहीं खास, ठीक है, ना ही इतना कुछ का ज्योमेट्री है, बट लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा है ये, ठीक है। तो लॉजिक बेस्ड आप कोऑर्डिनेट लेके आओ, उसके हिसाब से यू विल गेट द शेप्स, ठीक है। ऐसे कभी कभी आपको शेप्स जो रहते हैं वो आपको कभी कभी जो शेप्स रहते हैं वो साइनसॉइडल वगैरह भी आते हैं, ठीक है। साइनसॉइडल वेव्स मतलब जैसे कि आपका
एक ऐसे कुछ रहेगा और एक वेव दूसरा नीचे रहेगा, बट इसको सॉल्व करना बहुत टफ है अगर ये पूरा पूरा ओवरलैप नहीं हुआ तो। ठीक है, पूरा हो गया तो इजी है, पर अगर पूरा ओवरलैप नहीं हुआ तो इसको सॉल्व करना बहुत टफ हो जाता है। सो अगर आप इसका शेप देखोगे, अगर मैं पूरा पूरा साइन वेव लेता हूँ, पूरा साइन वेव, इसके ऐसे एक ऐसा नहीं, एक पल्स नहीं, पूरा साइन वेव, ठीक है। और अगर सपोज कि इसके अपोजिट में अगर मैं ऐसे कुछ ले लेता हूँ, ये A1 का मान लेते हैं और दोनों का यहाँ पे देख लेते, तो इसको सपोज कि कुछ ऐसा मैं दूसरा साइन वेव ले रहा हूँ, पर फिलहाल के लिए अगर आप देखोगे ध्यान से तो दोनों का फ्रीक्वेंसी क्या है और दोनों का वेवलेंथ क्या है, वेवलेंथ सेम है, तो फिर हम लोग इसको ओवरलैप करना इजी है। मुझे बताओ अभी ये A1 है, ये A2 है, रिजल्टेंट क्या रहेगा, दोनों सेम में है या अपोजिट में, अपोजिट, तो कितना रहने वाला है A1 माइनस A2, और अगर सेम इसमें रहेगा तो क्या रहेगा A1 प्लस A2। इसके बीच के भी अगर आप कुछ आ गए, जैसे कि एक वेव ऐसा है और एक वेव कहीं से तो बीच में से स्टार्ट होता है बट वेवलेंथ सेम है, जैसे कि सेकेंड वेव, हाँ, बट सेकेंड वेव सपोज कि ऐसे कहीं से तो स्टार्ट होता है, ठीक है, ऐसे कुछ है, बीच में से कहीं से तो स्टार्ट होता है, ठीक है, थोड़ा सा आगे पीछे है, इसको भी ड्रॉ करना इजी होता है, क्योंकि अगर आप देखोगे रिजल्टेंट इसका भी क्या रहेगा, मेरा साइन वेव, ठीक है। मैं इसका रिजल्टेंट किसी और इससे ड्रॉ करके बता देता हूँ। रिजल्टेंट इसका भी रहेगा साइन वेव, कहीं से तो बीच में से स्टार्ट हो जाएगा, बट है तो कौन सा वेव है ये, साइन, तो इसको सॉल्व करना इजी होता है। बट इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है, वेवलेंथ दोनों का क्या रहना चाहिए, नहीं तो साइन बनेगा क्या, साइन कॉस कुछ भी ऐसा स्टैंडर्ड इक्वेशन बनेगा क्या, तो ये हम लोग स्टडी करने वाले हैं नेक्स्ट टाइम, दैट इज कॉल्ड एज इंटरफेरेंस ऑफ द वेव्स, जहां पे दोनों का वेवलेंथ क्या रहने वाला है, सेम, ठीक है। ओके, नेक्स्ट टाइम के लिए होमवर्क पता है ना, बट दोनों H3 के सॉल्व्ड एग्जांपल्स और PYQs, ठीक है, H3 के सॉल्व्ड और PYQs, एंड वन मोर थिंग, एक से ना